फर्स्ट अगर मुझसे होगी तो मुस्तफ़ा कमाल जो है वो इतना नन्हा तो नहीं है कि जो आकर कहेगा कि वो मुझे किसी ब्रिगेडियर ने कह दिया कि नहीं ऐसा तो मैंने पाकिस्तान चलाने वालों को, ऑपरेशन करने वालों को कहा कि जो आप पकड़ कर मार रहे हो और लापता कर रहे हो ऐसे बैठकर, इससे अल्ताफ हुसैन साहब को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जब हम बड़े हो रहे थे, एमक्यूएम में जब बड़े हो रहे थे तो हम दीवारों पे लिखते थे कि नोबडी कैन ब्राइब एमक्यूएम, ये हम लिखते थे और ये हमारा प्राइड होता था कि एमक्यूएम को आप रिश्वत दे नहीं सकते। लेकिन आई वाज नॉट इन द सिटी ऑन दोस डेज, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता था और आप शहर से चले गए। आप कह सकते हैं, आप प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन आप कहते हैं, कहने में क्या जाता है। उस पे जो वो बड़े बड़े पार्क्स बना लिए, उस पर उस नाले के ऊपर एक हबीब बैंक बन गया आकर, बाकायदा ब्रांच नाले के ऊपर और इतने पावरफुल लोगों के दरवाजा नॉक करो तो बंदा बाद में उनका कुत्ता पहले आता है, वो वाले घर सारे। सही काम को करने में आई डोंट गिव अ हूट कि कौन क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और आई नो सारे पॉडकास्ट होस्ट डंडी मारने के लिए कहते हैं किसी तारुफ के कोई मोहताज नहीं, बट वाकई किसी तारुफ के कोई मोहताज नहीं। एक्स मेयर, एक्स सेनेटर, पीएसपी के फाउंडर एंड चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब इज़ हियर विद अस। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपके सुनने देखने वालों को। सर, वक्त कम, मुकाबला सख्त, अली ने बता दिया वक्त कम है, तो सारी वो बातें जो हम सुन चुके हैं, एक पॉडकास्ट और हो चुका है आपका, वो बातें नहीं करते, कोई नई बातें करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2018 में तो आपने कहा था कि हमें 18 सीटों का वादा किया गया था, आपने एक ब्रिगेडियर साहब का नाम भी लिया था, तो क्या हुआ था तब? कहाँ मैंने ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया है और कहाँ मैंने ये कहा कि मुझसे वादा किया गया? आप लाकर सामने रख दें। मुबश्शिर जैदी साहब आए हुए थे कुछ हफ्ते पहले पॉडकास्ट पे, उन्होंने कहा कि एक ब्रिगेडियर साहब का नाम भी आया था। मैंने कहीं पर लफ्ज़ अदा किया हो और जो है वो नाम हो तो आप जो है मैं सियासत मैं चौक पे लटका कर मुझे फांसी दे दीजिएगा। हाँ, आपने कोई बात नहीं की थी कि वादा? मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि जो 18 सीटों का मुस्तफ़ा कमाली कहें कि उनसे ही तो मैं पहली दफ़ा आपसे सुन रहा हूँ। मुबश्शिर ज़ैदी इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि आपसे उनकी बात हुई थी और आपने कहा था 18 हमारा एक वो है फिगर क्या में मैं कह रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने अगर मुस्तफ़ा कमाल ने कहीं आपने सुना हो, कोई फुटेज हो, कोई क्लिप हो, कोई बयान हो, कोई पॉडकास्ट हो, कोई ट्वीट हो, कोई सोशल मीडिया हो, तो वो लेकर आइएगा और सामने मुझे दिखाएं। मुस्तफ़ा कमाल ने अगर कहा हाउ कुड आई से दिस एक्चुअली, ये तो बनती नहीं बात ना। अगर किसी ने कहीं भी फर्स्ट अगर मुझसे होगी तो मुस्तफ़ा कमाल जो है वो इतना नन्हा तो नहीं है कि जो आकर कहेगा कि वो मुझे किसी ब्रिगेडियर ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं। ऐसा ये लोगों की अपनी इमेजिनेशन हो सकती है, गुफ्तगू हो सकती है, ये रूमर्स हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं, बट आई हैव नॉट बीन ऑन रिकॉर्ड saying this thing. I mean, this is not possible in politics कि आप आकर कहें कि जी फलां ब्रिगेडियर ने आपको कहा था कि आप 18 सीटें देंगे। नहीं, कहीं भी नहीं मैंने कहा। ये कंप्लीट झूठ है कि हमें जो सीटें थी, एक जनरल परसेप्शन में है कि पीएसपी का बयान ये है कि हमें सीटें ज़्यादा बोली गई थी, बट हमारी सीटें भी पीटीआई को दे दी गई। कोई भी हमसे नहीं, हमने कहीं भी नहीं बोला कि हमें बोली गई थी। हम ये ज़रूर बोलते हैं कि हमारी सीटें छीनकर पीटीआई को दी गई हैं। ये दूसरा वाला पार्ट ठीक है, और मेरे पास उसके प्रूफ हैं। मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ कि कराची में 2018 के 25 जुलाई को या 24 जुलाई के जो इलेक्शन हुए थे, रात के 9:16 पे कराची के 2 रिज़ल्ट चल रहे थे। उन दोनों रिज़ल्ट्स में पीएसपी जो है वो 10% रिजल्ट आया था और पीएसपी वे अहेड थी, वे अहेड। मैं एक NA 254 हल्का है, अरशद वोरा उसके जो है वो कैंडिडेट थे हमारे, उसमें सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आया आउट ऑफ 326 में से 21 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया और 21 पोलिंग स्टेशन पे अरशद वोरा के वोट चल रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं। मैं क्लिप आपको दिखाऊंगा और दे दूंगा आपको, आप चलाइएगा अभी इसके पीछे, कि उसमें अरशद वोरा के वोट हैं 8222 वोट और अरशद वोरा के 305 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है। ये वो टाइम है जब आरटीएस सिस्टम आपका ख़राब हो जाता है मुल्क में और कराची में, और मेरे पास कॉलें आने लगती हैं पोलिंग एजेंट्स की कि हमें बाहर निकाल रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि जो वो जाके आरओ से रिजल्ट, यानी कि हमारे सामने गिनती ही नहीं कर रहे। अच्छा, एक कोई कह देगा तो हम हर तरफ से कॉल बजने लगी पूरी कराची से कि भाई हमें तो बाहर निकाल रहे हैं, हमारे सामने गिनती नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि भाई बाहर जाओ। डेफिनेटली भाई हमारे लोग तो बंदूकों के साथ नहीं थे वहाँ पे, ना हमने रेजिस्ट करना था, थोड़ी बहुत जो बहस मुबाहिसा किया उसके बाद सबको जो है बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, वो आरटीएस सिस्टम बंद हो गया। 3 दिनों तक सारे वहाना वजीरिस्तान कोहलू से रिजल्ट आ गया, अफगानिस्तान के बॉर्डर से रिजल्ट आ गया। अगर रिजल्ट नहीं आए तो कराची का रिजल्ट नहीं आए। 3 दिन के बाद जब आरओस के पास से रिजल्ट आता है तो अरशद वोरा के 21 पोलिंग स्टेशनों पे 8222 वोट हैं और रिमेनिंग 305 पोलिंग स्टेशनों पे 700 वोट, 700 फी पोलिंग स्टेशन 2 वोट। ये
दूसरा रिजल्ट चल रहा था NA 249 मुस्तफ़ा कमाल के 19 पोलिंग स्टेशनों पे 7,000 वोट है तकरीबन 6,800, और मेरे साथ जो सेकंड था MQM का, उसके जो 500-700 वोट से वो पीछे था, और अभी मेरे 19 और मेरे 248 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट और आना बाकी रह गया था। सेम सीन हुआ जो मैंने पहले बताया, उसमें भी और उसमें भी फिर जब 248 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया तो 5,000 वोट टोटल, 19 पोलिंग स्टेशनों पे 7,000 वोट 19 पोलिंग स्टेशनों पे, और 249 पोलिंग स्टेशनों पे 5,000 वोट। तो ये दो, उसके बाद गायब हो गई सारी चीज़ें, स्क्रीनें गायब हो गई, चीज़ों का। तो इस पे हम ये कहते हैं कि हमसे जीती हुई सीटें छीनी गई। बट आई नेवर अटर्ड दीज वर्ड एंड सेड कि जी हमसे किसी ने कहा, किसी ने हमसे कुछ नहीं। एस्टैब्लिशमेंट ने, well, देखिए अब तो ये 2022 है, इस पे तो इतनी बहस, इतनी बातें हो गई हैं कि अब तो कोई ये सीक्रेट रहा ही नहीं ना। अब तो पता नहीं कई दफा कहानी घूम चुकी है कितने कौन क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ। ये तो जीतने वाला भी कह रहा है, हारने वाला भी कह रहा है। पाकिस्तान में तो इस 2018 के इलेक्शन पे इतनी बात हो चुकी है, बल्कि दुनिया भर में, कि इसके ऊपर अब मुस्तफ़ा कमाल कोई बात कहेंगे तो शायद उस तरह की बातें 2000 दफा पहले हो चुकी हैं। सर बट जो सुनने वाले हैं उनको ये जवाब थोड़ा वेल लेफ्ट लगता है ना, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल एक वो आदमी है कि एक पार्टी है, कह चुके कि वो फोन आते थे तो शहर बंद हो जाता था। आपसे आपकी सीटें छीनी गई, मतलब आप जो बता रहे हैं सुनने में भी मुझे ताज्जुब लग रहा है ना कि आपको कैसे हो सकता है 258 सीट्स पे 5,000 वोट मिले, आपका हक छीना गया। और आपने बोला तो कि धांधली हमारी सीटें छीनी गई, लेकिन जिसने छीना, एक वो जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बाकी पार्टीज का आया था कि हमसे छीनी गई, आपसे क्यों नहीं आया वो? ये आया, मैं तो बार बार, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं आया। नहीं हमने तो इतनी बांगे धोल सारी आप रिसर्च करें मेरे ऊपर, आप जाएं रिसर्च करें। हमने तो इतनी बबांगे दोहल बात की है कि किसी और ने बात ही नहीं की। हाँ, लेकिन हमने गालम गलोज नहीं की है। हम जाकर PDM के प्लेटफॉर्म पे जाकर खड़े होकर हमने पॉइंट स्कोरिंग नहीं की कि PDM वाले हमें भी डेफिनेटली जो है वो ऑफर, जब 11 पार्टीज हो सकती थी तो 12वीं पार्टी भी हो सकती थी, मुस्तफ़ा कमाल भी जा सकते थे वहाँ पे। 11 पार्टीज में 2-4 के अलावा तो आपको नाम ही नहीं पता पार्टियों के, तो वो पार्टियाँ हो सकती, तो मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी का तो फिर भी जो है कुछ ना कुछ नाम है। तो हम इसलिए नहीं गए वहाँ पर कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी उसूली तौर पर कि भाई पीपल्स पार्टी वहाँ पर है, मेरे हुकूक तो सारे सिंध में जो है पीपल्स पार्टी। अब बिलावल भुट्टो उसी PDM के स्टेज पर खड़े होकर इनकलाब की बातें कर रहे हैं, तो इनकलाब तो हमें उनके खिलाफ लेकर आना है, तो इसलिए हम PDM में नहीं गए। फिर इमरान खान साहब अलग हुए, तो इमरान खान साहब का अब लगभग जानवर कहने लगे, वो न्यूट्रल कहने लगे, वो मीर जाफ़र मीर सादिक कहने लगे, उसमें भी हमारी बात नहीं बनती। तो हमने अपने जलसों में, अपनी बातों में, अपने इंटरव्यूज़ में हमने तो आई नेवर मिन्स माई वर्ड, नेवर, हमने तो ये बात बबांगे दोहल कही है। सो ये जो हर जगह जब भी PSP का जिक्र आता है, डीप स्टेट पार्टी, एस्टैब्लिशमेंट पार्टी कहा जाता है, आप कहते हैं ये बिल्कुल झूठ है। मैं क्या कहता हूँ, मेरे हालात कहते हैं कि बिल्कुल झूठ हैं। मेरे अगर जो है वो मेरा बैंक बैलेंस कहता है, मेरा बैंक बैलेंस कहता है, मेरे हालात कहते हैं, मेरा वोट, कोई प्लॉट नहीं है, मेरा वोट निकाल दें, गज ज़मीन, 1 गज ज़मीन निकाल दें तो जो है मुझे फांसी की सज़ा दें, 1 गज ज़मीन निकाल दें, फांसी की सज़ा दें। तो सर आप MQMP पे तो ये सीधा इल्ज़ाम लगाते हैं, फैक्ट्स ऑल्सो स्पीक फॉर देमसेल्व्स के फारूक सत्तार साहब गायब हुए, सुबह आए तो MQMP कैमरे के सामने ठाकुर लेकर गया रेंजर्स का, हाँ, और कैमरे के सामने सुबह 8 बजे लेकर आया। तो इस पर अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं कहता हूँ फिर डॉक्टर, बहुत सारे आँखों के डॉक्टर यहाँ पर हैं, उनके पास जाना चाहिए। तो इसलिए कि देखी हुई बात है, ये तो देखी हुई बात है ना कि भाई कैमरे के सामने ठाकुर लेकर जाए। अगर ये भी नजर नहीं आ रही चीज़ तो फिर डेफिनेटली फिर आंखों का इलाज होना चाहिए। तो आपने भी बड़ा इनको तनकीद किया कि ये तो MQMP तो जाहिरी बात है एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है, बट 35 दिन पहले आप फारूक सत्तार साहब के साथ खड़े हुए थे। हम तो कौन सी पार्टी पाकिस्तान में जो है वो नहीं है, एंकर्स भी बात करते हैं भाई। एक गुलिस्तान जौहर में जो फ्लैटों के यूनियन का सदर होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं से कांटेक्ट में होता है। जो रिक्शा यूनियन है ना, उसका भी जो है वो आदमी कहीं ना कहीं से, कौन सी, देखिए पाकिस्तान में आपको ये फैक्ट मानना पड़ेगा कि आपको इसके बगैर तो आज तो नहीं है गुजारा। ये आज तो कोई इन्वॉल्वमेंट, आप कहते हैं जी ये बड़े वो हैं जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कौन से जो है वो, भाई इमरान खान साहब आज बुरा कह रहे हैं, आप बिन नवाज शरीफ साहब आज बुरा कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी आज बुरा कह रही, कैसे 2008 में गवर्नमेंट बनी है, कैसे अभी सेटअप चल रहा है, कौन जोड़ तोड़ करता है, कौन बलूचिस्तान की हुकूमत गिराता है, कौन जो है वो अक़लियत वाला सेनेट का चेयरमैन जो है वो अक़लियत में होता है, नंबर नहीं होते उसके, और जो है 12-14 पीपल्स पार्टी के लोग वोट नहीं देते, या MQM हो गई, या और यू नेम एनीथिंग। ये तो अजीब ही बात है इस वाली बात पे बात करना। मैं
समझता हूँ ये टाइम, ये इस वाली बात भाई, मुल्क की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं भाई। आज तो आपने ये माहौल नहीं बनाया। कौन सा एंकर है जिसको जो खबर नहीं लेता, बात नहीं करता? कौन सा जो है वो पता नहीं, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन जो है वो आप मुझे बताइए कि क्या सोशल मीडिया के अपना भी बैंक बैलेंस, हाँ नहीं अच्छा नोट, मैं कह रहा हूँ देखिए, नोट नेसेसरी, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड में नॉट नेसेसरी कि जो लोग मिलते हैं वो बैंक बैलेंस ही अपने पास लेते हैं। देखिए नॉट, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको भी आपके कैमरे में कह रहा हूँ कि भाई मैं तो रोज़ाना बात करता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से। क्यों? मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं रोज़ाना, मैं जब आया हूँ यहाँ पर आर्मी ऑपरेशन हो रहा था, यहाँ पर लोग लापता हो रहे थे, यहाँ पर मेरे पास 550 माएँ आई जिनके बच्चे लापता थे, यहाँ पर मस्तशुदा लाशें मिलती थी यहाँ पर इस शहर में। तो मैंने पाकिस्तान चलाने वालों को, ऑपरेशन करने वालों को कहा कि जो आप पकड़ कर मार रहे हो और लापता कर रहे हो ऐसे बैठ कर, इससे अल्ताफ़ हुसैन साहब को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वो आपको गाली इसलिए बकते हैं, वो पाकिस्तान को गाली इसलिए बकते हैं लाइव आकर कि आप रोज़ाना सुबह उनको 10 लाशें दे दें। जिस दिन आप उनको लाशें दे देंगे वो 10 से 100 बनाएंगे, 100 से 1000 बनाएंगे। ये उनका आजमूदा तरीक़ाकार है। 1992 में आपने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर करके एमक्यूएम को 25 सालों के लिए और जिंदा किया। ये मैंने भले भरे मजमे में भी किए बात और ऐसे सामने बैठ के भी किए। और उसके बाद हमने कहा कि जब आप बलूचिस्तान में लोगों को पहाड़ों से उतार कर एंटी एयरक्राफ्ट गने लेकर और उसको फूलों का गुलदस्ता पेश कर सकते हैं, आप जो है वो सुसाइड बॉम्बर्स को पकड़कर रिहैब सेंटर बना सकते हैं केपी में, तो एक दफ़ा आप कराची के नौजवानों को भी एक मौका दें। मैं समझता हूँ और मैं आपसे ये इसकी गारंटी लेता हूँ कि ये नौजवान नहीं जाएंगे दूसरी तरफ। और वो दिन और आज का दिन है 550, 550 में 100 में से 550 लापता माओं के बच्चे लाकर मुस्तफ़ा कमाल के ज़रिए इन्हीं जगहों से लाकर वापस आज जो बच्चे अपने घरों में लापता लोग बाजियाब हुए, टोटल 20 से 25 लोग रह गए लापता। अगर वो जिंदा हुए वो भी आ जाएंगे। तो मुस्तफ़ा कमाल, अब ये बच्चे अब्दुलसत्तार ईदी के पास तो नहीं थे, ये रमज़ान छीपा के पास तो नहीं थे, तो जिनके पास थे उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल इस बात को डिनाई नहीं करता कि मैं तो करता हूँ ये वाली बात, और मैं तो पब्लिकली भी करता हूँ और मैं मीटिंग्स में भी करता हूँ। लेकिन मैं मुस्तफ़ा कमाल का डीएनए एजेंट वाला नहीं। एजेंट होता मुस्तफ़ा कमाल के पास 4 सीटें होती हैं शहर में भी। सो आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए बेहतर तरीका है कि यार मैंने जो बच्चे हैं, जो माएँ हैं, उनके बच्चे वापस देने हैं, तो मैं उनसे बात करके वापस ले आऊँ, ये बेहतर है बनिस्बत मैं सड़क में जाकर डायरेक्ट बोलूँ कि ये रेंजर्स का ऑपरेशन था, ये रेंजर्स वाले हैं, ये लोग हैं जिन्होंने सड़क पे गोली मारी है। रादर देन मेकिंग दैट इनटू अ पॉलिटिकल इशू, डू फील लाइक इट्स मच बेटर कि मैं उनसे बैठ के बच्चे वापस ले आऊँ बनिस्बत अपना तमगा चमका दूँ सड़क पे चिल्लाकर रेंजर्स के खिलाफ? पता नहीं आपने कैसे ये वाला सवाल किया, और ये पहली दफ़ा मुझसे किसी ने सवाल किया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात किया आपने। एंड आई एम ग्लैड एंड आई रियली आई गिव यू दिस क्रेडिट। कितनी ज़बरदस्त ये एक्चुअली एग्जैक्टली बात ही यही है। देखें, ये फ़ौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, ये गलियां भी, सड़कें भी मेरी हैं, और ये जो नौजवान है ना बिगड़े हुए, ये भी मेरे हैं। अगर आपके पास ओनरशिप है ना इसकी, और आप सियासत बराए सियासत नहीं कर रहे हैं, और आपको वाकई फील है, तो आप ये करेंगे जो मैंने किया, जो आप कह रहे हैं, कि बजाय इसके कि मैंने एक भी माँ के साथ बैठकर, लापता लड़के की माँ के साथ बैठकर, बहन के साथ बैठकर, उनके ख़ानदान के साथ बैठकर मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई आई नेवर मेड एनी पब्लिक अपीयरेंस। यस, बट डे नाइट मॉर्निंग आई वर्क फॉर दैट। क्यों? रीज़न इसलिए कि ये इट्स ए नॉन एंडिंग सिचुएशन। आई नो बोथ द साइड्स एक्चुअली। हमें यहाँ का तजुर्बा भी है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने 1992 से हम यहाँ पे ऑपरेशन सह रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, सब सारा सला, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, उससे जो है वो एंटायर स्टेट फोर्सेस को ही फ़ायदा हुआ। तो पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए केस स्टडी है, मेरा वाला केस स्टडी है, कि अगर आप इसको रिजॉल्व करना चाहेगा कोई सियासतदान, तो दोनों तरफ की, अगर वो एक तरफ की बात करोगे आप, तो कहेंगे भाई आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से सारे कारनामे दिखा देंगे बैठा के, भाई ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि ये ज़्यादती कर रहे हैं, तो वो फिर बात ख़त्म नहीं होनी है, वो बात और आगे बढ़नी है। इसलिए उनके पास भी जवाब है उनको उठाने का। उनको भाई मैं कहता हूँ वो गलती भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग बेगुनाह भी होंगे, बहुत सारे, लेकिन भाई कुछ तो होता होगा ना, पागल तो नहीं है कोई भी, सारे लोग क्यों नहीं लापता हो जा रहे। ये मैं स्पेसिफिक कराची स्पेसिफिक चीज़ों के हवाले से बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान राइट नाउ। बहुत सारी ज़्यादतियाँ और हम हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, और हम बहुत वोकल हैं कि, और मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में भी ये वाला एपिसोड दोहराया जाना चाहिए, लेकिन किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी बलूचिस्तान में। तो ये जो आप बात कर रहे हैं
हैं, मैं बिल्कुल इससे ये आपकी इस बात को एंडोर्स करता हूँ। मेरी सॉरी, ये बात लंबी हो रही है कि बिल्कुल यही बात है कि मैं चूंकि इस डायनामिक्स को समझता हूं तो मैंने दोनों तरफ की बात की है, उनको भी कही ये बात और ये मैंने मुल्क की बेहतरी के लिए, इस अमन के लिए, मुझे पता है कि दूसरा एंड क्या सोच रहा है, मुझे पता है कि दुश्मन कैसे रिएक्ट करेगा इस लाशों के ऊपर, मुझे पता है कि जो 500 माएँ हैं इनको सारा मिलाकर 10,000 लोगों का पूरा खानदान बनता है, ये 10,000 लोग का खानदान इधर उधर मारा फिर रहा है। तो एक दफ़ा आप इनको मौका दें। और आज देखें 6 सालों में इन लोगों ने जिनकी मैंने जिम्मेदारी दी, आज उन्होंने पलट कर एक पत्थर नहीं मारा, एक पत्थर। तो इट्स सक्सेसफुल। सर दुख तो है ना, जब हम अब दुनिया भर में देखते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी तो होती है। तो उन्होंने वापस कर दिया जो मिसिंग थे, बहुत अच्छी बात है, उनका शुक्र। लेकिन थोड़ी तो अकाउंटेबिलिटी हो ना। जिन लोगों ने वीडियोस देखी हैं कि सड़क पर मुहाजिर बच्चों को गोली मारी गई, 17-18 साल के, अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो हमारे कोर्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते क्या? तो वो अकाउंटेबिलिटी क्या होगी कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था ये गोली मारने का, तुम कौन थे, उसको किसी को जेल तो भेजें। बिल्कुल ठीक है। और ये डेफिनेटली उसके ऊपर तो कोर्ट्स में मैं उसकी बिल्कुल ना वकालत कर रहा हूँ ना तरफदारी कर रहा हूँ, और ना मैं कह रहा हूँ कि वो करना सही था। बिल्कुल भाई, हमने उस ज़माने में भी इसके ऊपर बात की है, कोई सुप्रीम कोर्ट में इसका मैटर चला। आप मुझे पता आप किस केस की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसका मैटर चला है। उस वक्त के जो है वो डीजी रेंजर्स जो थे वो बाकायदा जो है वो सस्पेंड होकर बाकायदा सुप्रीम जनरल एजाज साहब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जो है वो पेशियाँ भुगतते थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब हमारे यहाँ का जो जुडिशल निज़ाम है, माजरत के साथ, उसको तो सीजनल है वो, और आप एक नेस्ला टावर तो गिरा देते हैं, और उस गिराने के ऑर्डर में लिखते हैं कि इसकी गिराने की सुपरविजन की कमेटी बनेगी, और उस कमेटी का जो हेड होगा वो चीफ जस्टिस होगा। पता है कि आपके सिर्फ ऑर्डर से नहीं गिरेगा, आपको उसको गिरवाना पड़ेगा। लेकिन वही जज साहब अपने जाने के आखिरी दिन इतने बड़े मसले पर, इतने बड़े फैसले पे एक फैसला देते हैं, और वो है मुल्क का लोकल गवर्नमेंट का, सिंध का लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम, और उस पर वो फैसला देकर उन्हीं के हाथ में सारे मसाइल दे देते हैं हल करने के लिए, जिनसे जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। यानी कि आपने सिंध हुकूमत को कह दिया कि ये सारी बातें मैंने जो अच्छी लिख दी हैं ये लेकर जाओ, और जाकर अपनी असेंबली में अपने खिलाफ जो है वो निज़ाम और अपने खिलाफ जो है वो एक वो बना लो, कानून बना के ले आओ। तो इसी तरह से कि किसी चोर को जज साहब कहें कि चोर साहब आप चोरी करते हैं, आपको मैं ये कहता हूं कि आप जाइए वापस और किसी वकील के साथ बैठकर ऐसा कानून बना के लेकर आइए, आप खुद चोर, जिसमें आप चोरी ना कर सकें, तो चोर बना के लेकर आएगा अपने। गुलजार साहब ने तो बहुत ही ज्यादतियाँ की हैं, अब तो वो चले गए, शायद कंटेम्प्ट ना लगे, बट नॉट टू हार्प ऑन द पॉइंट, बट आप भी अक्सर कहते हैं MQM रॉ के एजेंट बन गई थी, रॉ के साथ मिल गई थी, बट ये भी थोड़ी ज़्यादती नहीं होगी कहना, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उसको जो भी समझें, एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट समझें या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट समझें, जो भी इस लफ्ज़ का मतलब लोग समझते हैं, उसका MQM के साथ एक साथ रहा। जब वेपन्स भी आते थे, आई होप आप डिनाई नहीं करेंगे क्योंकि ये सबको ही पता है कि वेपन्स तो होते थे वहाँ पर, तब वो इस्टेब्लिशमेंट का साथ था। जब उनका पॉलिटिकल जो रोल है या पॉलिटिकल जो यूज़ है वो ख़त्म हो गया, तो उनको रॉ एजेंट का धब्बा लेबल लगाकर ऑपरेशन भी किया, और वही लोग मारे गए जिनको एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट हासिल था फॉर अ डेकेड और मोर देन अ डेकेड। देखिए, दिस इज़ नॉट अ न्यूज़ एनी मोर कि एस्टैब्लिशमेंट को पता नहीं था कि MQM जो है वो रॉ की एजेंट है या नहीं है। कब से पता था? आई डोंट नो, कि वो खुद बताएंगे डेट्स और टाइमिंग सारी, लेकिन ये मुझे पता है कि पता था। और लेकिन हमारे यहाँ मसलतें होती हैं, और MQM के पास चूँकि स्ट्रीट पावर थी, ऑपरेशंस कर करके जब MQM की अवामी ताकत जो है वो ख़त्म नहीं होती थी, और हम सब लोग जुड़े हुए थे उसके साथ, और हम समझते थे कि सब कुछ ये गलत है सारा, और ये ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे लोगों को मार रहे हैं, हम तो बिल्कुल जान देने के लिए जो है वो जुड़े रहते थे, जो जुड़े रहे जब तक हम छोड़ कर नहीं गए, जब उस वक्त तक हम लॉयल थे, वफादार थे। तो उनको फिर बैक होना पड़ा अवामी ताकत के आगे, और उसको फिर री इंगेज होना पड़ा, और फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में री इंगेज हुए। और आप सबको पता है कि सारा जो सब सारा सिस्टम था, लोग जाते थे, मिलते थे, सारी चीज़ें हुई। मैंने जब बात की है रॉ की, मैंने जब बात की है तो मैं बाकायदा उसकी डिटेल बताता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, 2010 में डॉक्टर इमरान फ़ारूक का मर्डर हो जाता है लंदन में, स्कॉटलैंड यार्ड आती है और इमरान फ़ारूक के घर से 3 दिन तक उसको उनके घर वालों को शिफ्ट कर देती हैं, कहीं और वो कर देते हैं। मेरे ख्याल से इन्हीं डेट्स 15-16 अगस्त का ही डेट था, 16 सितंबर की रात को। तो उनके घर से
वो उनको 3 दिन तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर साहब के घर से लेके जाते हैं, ट्रक भर के डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को जब वो स्कैन करते हैं, जब उनको ट्रांसलेट करते हैं, तो तकरीबन 2012 में आकर, 2012 के एंड में आकर उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब को, तारिक मीर साहब को और एम अनवर मरूम साहब को बुलाया। और वो समझे कि मर्डर इंक्वायरी पे बुला रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि मर्डर इंक्वायरी तो हम कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर इमरान फारूक के घर के डॉक्यूमेंट्स और उनकी डायरेक्टरी और सारी चीज़ों से पता चलता है कि आप तो यहाँ से बैठकर जो है वो रॉ से पैसे ले रहे हैं और पाकिस्तान में टेररिज्म एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कि हम तो नहीं कर रहे। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, तारिक मीर और तो उसके बाद उन्होंने जो पेपर्स उनके पास थे उन्होंने प्रूफ सामने रखना शुरू कर दिए, 1 2 3। तो 15-15 मिनट के बाद उन्होंने, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि भाई आपको हमसे पूछें, आपको क्या पूछना है। तो उन्होंने 3 दिनों तक बैठकर कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराई हैं। हमें कैसे पता ये वाली बात? जब ये अपनी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा दी उन्होंने, तो उन्होंने हम 8 लोगों को दुबई बुलाया और बुलाकर उन्होंने अपनी ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये उन्होंने हमें बताई ये सारी बातें कि भाई मैं कौम के खातिर ये काम कर रहा था और अब मैं पकड़ा गया हूँ, पकड़ा जाने वाला हूँ। तो आप सब लोगों को कहा कि भाई गवर्नर ने को कहा कि तुम्हें इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है कि यहाँ पर खून ख़राब हो जाएगा। और हमारे साथ रहमान मलिक साहब को भी पता, रहमान मलिक साहब इतने क्लोज़ हो गए थे कि रहमान मलिक साहब को बाकायदा ये वाली बात को, ये हम 8 लोगों को, तो हम तो पार्टी के लोग थे, रहमान मलिक साहब वफाकी वज़ीर दाखिला थे। और ये बात मैं पहली दफ़ा नहीं कह रहा हूँ, ये बात ऑन रिकॉर्ड में बहुत दफ़ा बताएं नहीं ना, पॉडकास्ट एक्सक्लूसिव लगेगा। अच्छा ठीक है, तो ये आप जो इसको एडिट कर दीजिएगा। नहीं, ऐसी मैं जोक्स भी करता हूँ तो और उसमें जो और लोग भी थे और वहाँ से भी 2 अफराद आए, तारिक मीर और एम अनवर, और उन्होंने हमें सारी बातें बताई। तो दैट वाज द टाइम एमक्यू में बात तो की नहीं जा सकती थी। आप तो कोई भी इख्तलाफी बात करेंगे, अगर आप तो अपने साय से भी नहीं करते बात कि आप मार दिए जाएंगे। तो आई गॉट डिस्टर्ब कि भाई ये रॉब 24 सालों से एक पार्टी को, हमारी पार्टी को पैसे दे रही है, दुश्मन मुल्क हमें पैसा दे रहा है, किस लिए? स्कूल खोलने के लिए, कराची में अस्पतालों में दवा देने के लिए? नहीं, दुश्मन मुल्क तो आपको पैसे इसलिए दे रहा है कि आप इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करें। उसके लिए आपको लोगों को मरना ज़रूरी है। तो लोग कौन मर रहे हैं? फिर सारी तस्वीर सामने जो है आ जाती है कि भाई कभी शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी के नाम पर लड़ाई हो रही है, कभी मौजूद सिंधी पख्तून बलोचों के नाम पर लड़ाई हो रही है, और कभी ANP और पीपल्स पार्टी और MQM और इस नाम पर। तो a sudden change came within me and I decided कि नहीं यार, अब जो है वो मैं इस सब चीज़ों के बाद, हॉर्सेस माउथ से जानने के बाद, अगर मैं अब मरूंगा तो मैं अल्लाह को झूठ नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं पता था। अल्लाह को पता है कि मुझे पता है। और मेरे साथ उस वक्त जो प्रोटोकॉल का ज़बरदस्त निज़ाम था, मैं सिटिंग सेनेटर था, 3 दिन मोबाइल ने आगे पीछे, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से रह रहा था, मुझे कोई बुरा बोलने। और ये तो बंद कमरे में बात हुई, कोई मुझे ये भी नहीं कह सकता था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब आपको तो पता है, और लोग तो थे और लगे रहे उसमें। तो देन जो है आई डिसाइडेड कि नहीं, इनफ इज इनफ। कुछ भी एक पार्टी में आप 20 साल थे, आई थिंक 9th ग्रेड से आपका एक वो डेवलप हुआ है, 33 में आप मेयर बन गए, फिर आप एक तवील अरसे के लिए मेयर भी थे, और आप कह रहे हैं 24 साल से रॉ की फंडिंग भी थी, शहर में वायलेंस भी सबको नज़र आता था, MQM का नाम राइटली या रॉन्गली छोड़ें बट जोड़ा सब जाता था, जो भी बोलेगा एक खौफ की फ़िज़ा थी। ठीक है, ताजर लोग नाराज़ थे कि उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, और आप उस पार्टी के मेयर थे। अब आप सारी जब बुराइयां करते हैं MQM की, तो ये बचा होगा कहना कि इतने साल आपको नहीं पता था जब आप पार्टी में थे और आपके सामने ये सब हो रहा था। कितना इंटेलिजेंट सवाल है आपका ये वाला, और उसका जो है वो बिल्कुल बड़ा आप तारीफें कर रहे हैं, मैं मुश्किल सवाल पूछने का दिल नहीं कर रहा। फ्लैट बड़ा इंटेलिजेंट सवाल है, क्योंकि इंटेलिजेंट सवाल ये है कि आप पहले आदमी नहीं जो सवाल कर रहे हैं। आप जो है वो शायद जो वो 10,000 में 10,022वां नंबर होगा आपका जो ये सवाल कर रहे हैं, और आप कर इसलिए उससे रहे हैं कि जिसने MQM छोड़ दी है, जो आज भी MQM में है ना, वो आते नहीं है ना। ये वाली बात सामने जो होगा वसीम अख्तर साहब तो आपसे नहीं मिलते, मुझसे क्या मिलेंगे? ये वाली बात है कि वो MQM जिसके बारे में, जिसके बुरे होने का आपको यकीन है, और उसके यकीन होने पे आप मुझसे उस पे आज ये सवाल कर रहे हैं। ये सवाल जब हम MQM में थे और यकीन था ना, हमसे कोई नहीं करता था, नंबर 1। और आज भी आज भी जो लोग हैं, चलो भाई मैंने तो देर से गुनाह का रास्ता छोड़ा होगा ना, अबे भाई जो आज भी गुनाह में है, ओ यार गुनहगार वो ज्यादा है या मैं ज्यादा हूं? अच्छा भाई चलो मेरे गुनाह का तयन कर लो कि भाई मुस्तफ़ा कमाल के इतने साल हैं, ये झूठ बोल रहा होगा कि इसको नहीं पता, तो इसके गुनाह का तयन करो और इसको गुस्सा। तो मैं कहता हूँ भाई सज़ा दो। मैं तो उस जगह पे रह के भी
मैंने खैर बांटा, अल्लाह ने मुझसे काम करवाए, खैर बांटा है मैंने। अल्लाह का शुक्र है कि उस जगह पे रह के भी जो है वो मैं लोगों की, मैं अल्लाह ने मुझे वो रोल दिया कि मैंने तो, मुझसे तो खैर के काम हुए, मैंने दुआएं ली होंगी किसी की, मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये वाला काम नहीं किया। लेकिन मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, इसके ऊपर बहस किए बगैर कि मैं कैसे बताऊँ कि भाई मुझे तो, मैं तो भाई मेरा ईमान था, मेरा कन्विक्शन था कि नहीं गलत कर रहे हैं, ठीक हो रहा है जो कुछ हो रहा है। क्योंकि मेरे सामने साना कस्बा अलीगढ़ है भाई, कि जहाँ पर 3 घंटे 6 घंटे में 350 लोग मार देते हैं। मैं तो वहाँ पे वो देखकर बड़ा हूँ, मैं 8वीं क्लास में मैं वो देखकर बड़ा हो रहा हूँ कि भाई क्लाशनकोव लेकर आ रहे हैं और साना कस्बा अलीगढ़ में, कस्बा अलीगढ़ के रहने वालों को 6 घंटे तक कोई पुलिस नहीं जा रही, कोई कुछ नहीं जा रही, और 350 लोगों को मार देते हैं, जला देते हैं। मैं तो वो ये देखकर बड़ा हुआ हूँ कि 10 मिनट में कादिर मक्सी साहब जो हैं वो हैदराबाद लतीफ़ाबाद में 30 सितंबर का, साना 30 सितंबर गाड़ियाँ आती हैं और वो बसों पे, बस स्टॉप पे खड़े हुए लोगों पर अंधाधुन मौज और बस्तियों में फायरिंग करती हैं। 300 आदमी जो है मर जाता है कि जिस अस्पताल में लोग कर गए तो लोग कहते हैं कि टखनों तक जिसे कहते हैं ना कि जो है वो इससे जहाँ पर मरीज जख्मी थे और जहाँ पे लाशें थी वहाँ पर खून, कमरे में खून था, इतना खून था। मैं वो देखकर, मैं पक्का किला ऑपरेशन की 18 औरतें जो है वो, एक पुलिस ने बेनज़ीर भुट्टो के दौर में सर पर कुरान रखकर वो अपने बच्चों को दूध के लिए निकली हैं कि आपने 6 दिनों से उसकी लाइट काट दी है, पानी काट दिया, उसका मुहासरा कर रखा है पूरा का। वो औरतें अपने बच्चों को गोद में लेकर सर पर कुरान रखकर ये फरियाद करते हुए निकली हैं कि भाई हमें कम से कम पानी दूध लेने दो। उनको स्ट्रेट फायर मार के आज भी पक्का किले के गेट के ऊपर उन औरतों और बच्चों के की खबरें हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल वहाँ से वो देखकर बड़ा हुआ। तो मैं, ये जो आप बात, बिल्कुल ऐसी बात थी, तो हम तो कहते थे भाई हमारे पास ज्यादती हो रही है, हम तो ये इसमें ग्रूम हुए कि हम पर ज्यादती हो रही है, हम तो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, आपने हमें इस दर धकेला। तो एक आग थी, एक जज्बा था, एक गुस्सा था, और उसमें लगता था कि नहीं भाई ये जो है अगर इसके बगैर चारा ही नहीं है। हमारे पास जब हथियार नहीं था तो आते थे, मार के चले जाते थे, इसलिए जो हथियार जो है जिसके पास नजर आता था रखना जरूरी समझा जाता था भाई, कि अगर हथियार नहीं होगा तो इलाकों में, बस्तियों में हमले होंगे। आप जब शायद पता नहीं आपकी, मुझे लगता है कि एज ये नहीं होगी कि जब 1986 वगैरह में बाकायदा आबादियों पे हमले होते थे, अजमेर नगरी का इलाका, बाकायदा बस्तियों पे हमले होते थे, सुरजानी टाउन से नॉर्थ कराची। ये तो हमने अपनी बचपन में 8वीं 9वीं क्लास में हमने देखा है बाकायदा कि भाई पूरा एरिया माइग्रेट कर रहा होता था। दो तरफा बात हो रही होगी, दो तरफा बात हो रही, लेकिन ये दौर था उस ज़माने में लोग, मैंने वो दौर देखा है, हथियार नहीं होता था तो बड़े बड़े बांसों में बड़ी वो छुरियां, घर की छुरी बांधकर, बड़े बड़े लंबे लंबे बांसों में वो छुरी बांधकर, और उससे जो है मुकाबला, ये दौर था। तो कहा लगा भी आगे क्लैशनकोफ चल रहा है और आप जो है बांस में छुरी बांधकर खड़े हैं। तो फिर एक दौर आया कराची में कि नहीं भाई, किसी ने समझाई वाली बात कि नहीं भाई हथियार रखना जरूरी है वरना मारे जाओगे। तो एक वो दौर है, ये इट्स नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। क्योंकि पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया ने, पुलिस ने, रेंजर्स ने या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अपना रोल प्ले नहीं किया होगा, तो जो खाली जगह थी वो पूरी हो गई। आप किसी को भी हथियार नहीं उठाने देते, फिर अगर MQM के लोग हथियार उठाते तो आप बिल्कुल उसको कॉन्डेम कर सकते थे। लेकिन हमने तो इस दौर से में बड़े हुए हैं, तो मुझे तो कभी बुरा नहीं लगा ये देखकर। बट सर एक मतलब हद भी होती है। अब जब सेक्टर या यूनिट पे आप जाएं, वेपन्स पड़े हुए हैं, मोबाइल चोरी का एक MQM से राइटली या रॉन्गली एक एसोसिएशन तो बनी जाती थी। एक लाइट हार्टेड वे में हम जब बच्चे थे हमें कहा जाता है अगर MQM ज्वाइन करनी है तो मर्डर करना पड़ेगा। ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज चूँकि मैं मुखालिफ हूँ, मैं हर बात MQM की कहूँ कि गलत है। नहीं, MQM, मुझे तो अफसोस ही है कि इस जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। हम पूरे पाकिस्तान में इनकलाब ला सकते थे, और जो नौजवान जो लोग जुड़े वो अपना सब कुछ उन्होंने लगा दिया ईमानदारी के साथ। आप तो MQM के 0.2%, 0.5% रॉन्ग डूइंग्स को हम जानते हैं, जो कि बहुत बदनुमा बनकर वो 95% दिखती है। नहीं, अगर MQM सिर्फ क्रिमिनलों की जमात होती तो ख़ुद ब खुद जो है वो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी होती। नहीं, MQM वो आई थिंक इस सदी की जो है वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो किसी एक इंसान की वजह से नहीं थी, वो बहुत सारे अच्छे इंसानों की वजह से थी। बहुत सारे नौजवानों ने जेन्युइनली कन्विक्शन के साथ इसको अपनी ईमान का, अपने जैसे कहते हैं कि अपनी ज़ात का, अपनी ज़ात से बढ़कर इसका हिस्सा समझकर इसको
इसके लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। लोगों ने अपने सामने के हम लोग अपने ज़माने में जब हम बड़े हो रहे थे, एमक्यूएम में जब बड़े हो रहे थे, तो हम दीवारों पे लिखते थे कि नोबडी कैन ब्राइब एमक्यूएम, ये हम लिखते थे और ये हमारा प्राइड होता था कि एमक्यूएम को आप रिश्वत दे नहीं सकते। लेकिन एक वक्त आया, जाहिर सी बात है कि ये वाली बात जो है वो बड़ी मध्यम पड़ गई और हम डेफिनेटली हमारे सामने फिर तो हम तो खुद इसका हमने देखा अपने सामने कि कैसे चीज़ें की जा रही हैं। और ये ग्रेजुअली चलते 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 ये मेरा एग्जिट आया है, तो इसमें बहुत सारे अवामिल हैं ना कि 2008 में पीपल्स पार्टी के साथ जब जरदारी साहब ने आकर वो मशहूर टोपी पहनाई है 90 पे आकर फारूक सत्तार को, तो बेसिकली वो कौम को टोपी पहना गए पूरी अजरक डालकर और टोपी डालकर। तो उसके बाद से 2013 तक 4 दफ़ा हुकूमत से गए हैं बाहर और हुकूमत में वापस आए, और एक रहमान मलिक की कॉल पर हम डील हो जाते थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब। तो हमने देखा कि और फिर आप देखेंगे जब मेरे जाने के बाद 2013 में अपने हाथों से इख्तियारात और वसाइल जो है वो जिसका हम जाने का रोना रोते हैं वो अपने हाथों से लिख कर दे दिए। और जो पार्टी शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर होती थी, वो सोचते एक पत्थर नहीं मारा शहर में, एक दिन के लिए शहर नहीं बंद करा जिसके ऊपर शहर बंद होना चाहिए था। और फिर क्योंकि 8 वजारतें थीं, आप जो गवर्नर थे आपके 13 सालों से, तो ये वो चीज़ें थीं जिसने हमें और भी पुश कर दिया कि नहीं भाई अब यहाँ पर इसका वो नहीं है। तो मैं इस बात पे एग्री नहीं करूँगा कि एमक्यूएम जो है वो क्रिमिनल्स की जमा नहीं। एमक्यूएम बहुत ही बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन थी और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी कि अगर लीडरशिप जो अपने ट्रैक से नहीं हटती, इस पाकिस्तान में इनकलाब अगर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोगों का इनकलाब आता तो वो एमक्यूएम लेकर आ सकती थी। आई थिंक कराची से जो बाहर रहते हैं वो अक्सर वो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, तो वो एमक्यूएम इज़ अ टेररिस्ट पार्टी, कराची वाले कैसे वोट करते हैं, दे डोंट सी। जिस तरह आपने लोकल गवर्नमेंट के आप अक्सर जिक्र करते हैं, वो जो यूनिट और सेक्टर का निज़ाम था, यस उसमें वायलेंस भी था, लेकिन सबको पता था यार मेरी गली में कचरा है तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ यूनिट हेड बैठा हुआ है। ये किसी और पार्टी में नहीं होता, इतने लोअर लेवल पे नहीं हुआ। आपने जो मिडिल क्लास वाली बात की 100% एग्री। आपने बीच में सेक्टेरियन का जिक्र किया, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से आउट ऑफ ऑल द मेन स्ट्रीम पार्टीज मे बी एमक्यूएम इज़ द मोस्ट दैट स्पोक अप अगेंस्ट, जिसने रिलीजन का इतना सहारा नहीं लिया, जो एक सेक्युलर मेंटालिटी रखती थी। तो क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू फॉर दोज थिंग्स। ऑन द फ्लिप साइड सर, आप मेयर थे जब 12 में हुआ, 12 में मैं भी सड़क पे था, लोगों ने जो देखा, जो इस शहर ने देखा, एंड पीछे से मुशर्रफ ने करवाया, जिसने भी करवाया, लेकिन ऑन द फ्रंट तो हमें एमक्यूएम नजर आई। एंड यू बीइंग द बेयर, व्हाट यू बीइंग द मेयर, आई वाज नॉट इन द सिटी ऑन दोस डेज अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता था और आप शहर से चले गए। आप कह सकते हैं, आप प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आप कहते हैं, कहने में क्या जाता है आप कह सकते हैं, आप उसको जो है वो आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि आपके टेन्योर में ऐसे वाक़या हुआ? देखिए एक तो नंबर 1 बहुत अफसोसनाक वाक़या है। एमक्यूएम उससे जितनी डैमेज हुई है, मैं समझता हूँ कि जो फैला, जो इतनी स्ट्रॉन्ग जा रहे थे हम, और हम पूरे मुल्क में बदनाम होकर रह गए। और यकीनन हम पर सबकी नज़र होती है, और सब इट वाज अ बैड सीन एंड बहुत 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 गलत हुआ सारा। और उसको अब जाकर वो रिपेयर हुआ है सारा, वो जो कम्युनिटीज़ के बीच में चीज़ें हमने आकर अब इस दौर में रिपेयर किया अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों को। जबकि ऑल्दो के उस दिन एमक्यूएम के 18 कारकुन जो है वो शहीद होते हैं उस दिन भी, और लोग 53 लोग शहीद होते हैं, 18 कारकुन एमक्यूएम के, लेकिन नोबडी टेक्स देयर नेम। 18 लोग एमक्यूएम के नहीं, डेफिनेटली जो है वो उनको फूट तो नहीं मारे होंगे ना किसी ने, डेफिनेटली क्रॉस फायर में 18 लोग जिनके नाम हैं, जिनकी डेड बॉडीज़ हैं, जिनकी तदफीन के सारी फुटेज सब चीज़ें, लेकिन डेफिनेटली वो इस वाली बात को मेंशन नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तो दोनों तरफ से हुआ, लेकिन बहुत बुरा हुआ। और एमक्यूएम जिम्मेदार इसलिए कि भाई एमक्यूएम बड़ी पार्टी है, शहर की पार्टी थी, एमक्यूएम नहीं चाहती तो नहीं होता शायद। तो मैं अगर आपने मुझसे सवाल किया, मेरे अंडर में पुलिस नहीं आती थी एज अ मेयर भी, और मेरे अंडर में कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं आती थी। और इत्तफाक है कि मैं जो है वो आई वाज ट्रैवलिंग, एंड मैं अमेरिका में एक C40 कॉन्फ्रेंस होती थी उस ज़माने में, और वो डेट्स थी, तो मैं उस इत्तफाक से उन डेट्स पे मैं ट्रैवल कर रहा था उस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए। तो आई वाज नॉट इन द सिटी, बट मैं फिर जैसे ये हुआ वाक़या, मैं फ़ौरन अपने ट्रिप को शॉर्ट करके मैं वापस आया हूँ, और फिर हम लोगों के पास गए हैं, हमने जाकर जो मेरी मेरी और ज़माने के गवर्नर जो थे वो भी, और हमने फिर जाकर तमाम कम्युनिटीज़ से जाकर बातें की, मुलाकातें की, उसको रिपेयर किया सारा। तो सर जब आप कहते हैं कि 24 साल से रॉ की फंडिंग है, बट हम देखते हैं 10 साल एमक्यूएम और मुशर्रफ का साथ रहा, तो क्या मुशर्रफ को भी नहीं पता था रॉ की फंडिंग है, या वो सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपीडियंस? मुशर्रफ साहब से पूछे ना आप, ये मैं मुशर्रफ तो नहीं हूँ, आप तो मुशर्रफ साहब, आपने उनसे क्लोजली काम किया हुआ है। मैंने ये नहीं पूछा था उनको, काम की बातें करता था, ये वाली बातें मैंने नहीं की उनसे।
वेल लेफ्ट हो गया ये। नहीं लेफ्ट नहीं हो गया, टू बी वेरी, ये तो यही है। मैं उनसे कैसे ये गप लगाऊंगा कि जो वो आपको तो पता नहीं है आप कि MQM रॉ की एजेंट थे आप साथ, ये मैंने नहीं की बात उनसे मेरा इतना भी वास्ता नहीं था कि मैं बैठ ज़्यादा कितनी मुलाकातें हुई होंगी जब वो इनाग्रेशंस पे आते थे, चीज़ों पे आते थे, भाई वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से उस वक्त के, ज़ाहिर सी बात है। तो नहीं मेरा ये वाला। तो ये जो आप जब बात करते हैं कि जी 36 फ्लाईओवर बने, 365 पार्क्स बने, 1000 ऑफ किलोमीटर्स रोड बना आपके अंडर, उसको कम दिखाने के लिए अक्सर लोग इस तरह की बात करते हैं कि मुशर्रफ के टाइम में US डॉलर्स आ रहे थे, तो आप जब कहते हैं 300 अरब मेरे हाथ से खर्च हुए, सही फिगर? जी जी। तो वो इसलिए खर्च हुए क्योंकि रुपए, 300 अरब रुपए। जी ऑफ कोर्स, डॉलर्स होते तो पता नहीं कहाँ ही होता कराची आज। तो वो मुशर्रफ के टाइम क्योंकि पैसे आ रहे थे तो इसलिए खर्च हो गए, जब पैसे आने ख़त्म हो गए तो फिर शहर के हालात बिगड़ गए। तो आपने तो ये भी फिर फिगर आउट किया होगा ना कहीं कि भाई मुशर्रफ साहब का दौर कब ख़त्म हुआ, मेरा दौर कब ख़त्म हुआ। 2 साल आई थिंक आप मुशर्रफ के अंडर थे और 3 साल PPP। मुशर्रफ साहब जो है वो 2008 में चले गए, मैं आया 2006 में, 2008 में चले गए, शुरू के 2008 में चले गए, और मैं जो मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ था 2010 के भी जो है मिड में जाकर। तो मैंने तो ये वाला इल्ज़ाम आप जरदारी साहब पे नहीं लगाते कि भाई जरदारी साहब ने मुझे जो है पैसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे जरदारी साहब से पैसे आए। मुझे तो ये वाली बात जो है मुस्तफ़ा कमाल को नहीं मान, जो लोग नहीं मानते वो ये इल्ज़ाम के तौर पर लगाते हैं कि भाई आपका क्या मसला है, आपको तो मुशर्रफ साहब डॉलर देते होंगे और आप जो है ब्रिज बनाना क्या मसला है। तो ये इस तौर पे ये बात करते हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट के तौर पे बात नहीं करते। मैं आई एम नॉट saying anything that which bring down to Musharraf Saab's repute or his deed for Pakistan and Karachi. I'm not saying that. This is entirely different thing. But I'm just defending the allegation and accusation जो कि एक डाइल्यूट करने, मेरी कारकर्दगी को डाइल्यूट करने के लिए किया जाता है, उसके ऊपर मैं से बात कर रहा हूँ कि मेरा तो टाइम ही टाइम। जब ये लोग बात कर, ये भी मैंने पहली दफ़ा उनको याद दिलाया लोगों को कि भाई ज़रा डेट्स तो चेक कर लो, मेरी डेट्स आपके अंदर का कराची चेक तो करो डेट्स भाई, बॉस ज़रा डेट्स तो देखो, तो डेट्स तो देखो फिर बात करो। तो वो फिर वो जो है वो डेट्स जब देखते हैं तो लोग फिर खामोश हो जाते हैं। तो ये बात होती है बहुत ज़्यादा, वो हमारे मेरे मुखालफीन करते हैं ये वाली बात कि भाई मुशर्रफ साहब का आपका क्या काम, जब कुछ नहीं कह सकते मेरे बारे में तो ये कहते हैं कि भाई इसमें क्या मसला है, वो आपने डॉलर ऐड कर दिया, उस पर तड़का लगा दिया, तो डॉलर वाली बात। ये तो सच है कि मुशर्रफ का टाइम जब लोग कहते हैं बहुत बेहतर था, वो US के डॉलर आ रहे थे उस टाइम, इसलिए बेहतर था। काश के वो डॉलर कराची पे लग रहे होते आके, कराची पे तो इतने डॉलर नहीं लगे। खैर अब वो डॉलर कहाँ गए ये मैं बोल दूंगा तो फिर शायद ये पॉडकास्ट भी बंद हो जाए, तो इसको ही रोक देते हैं। सर आपने अक्सर हर पॉडकास्ट में ये भी कहा है कि 300 अरब। मैंने कितने पॉडकास्ट कर दिए? आपने मेरे ख्याल से कोई पॉडकास्ट नहीं छोड़ा है, मेरा ही रह गया। नहीं, अच्छा मेरा ही रह गया। अच्छा वाकई। और मुझे लोगों ने खास बोला था कि हमने ये सारी सेम बातें सुन ली हैं, आज लाइक हमारा पॉडकास्ट ऐसा होगा जिसमें नई बातें होंगी, ये बात आप गारंटी कर लें। इसलिए मैं सारे नए सवाल लाया हूँ आपके लिए आज, इवन तो आपने एक दफ़ा बोल दिया कि 10,000 दफ़ा पूछा गया है, बट लोगों के सवाल होते हैं। सर आपने हर पॉडकास्ट में ये लाइन ज़रूर बोलिए कि 300 अरब मेरे हाथ से खर्च हुए और आज तक मुझ पे एक भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन 2 केसेस तो हैं, एक एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट वाला केस है महमूदाबाद में 82 एकड़ का, इंक्वायरी तो है नहीं कोई केस, और एक नैप का है जो 1980s में स्ट्रीट हॉकर्स को सीव्यू क्लिफ्टन ब्लॉक 3 पे ज़मीन दी गई थी और आपके दौर में DB बिल्डर्स को दे दी गई। तो ये 2 इंक्वायरीज तो हैं। बिल्कुल देखिए इंक्वायरीज में और केसेस में तो जो है वो ज़मीन इंक्वायरीज तो जो है वो जो आप पहली वाली बात कर रहे हैं वो तो कोई इंक्वायरी भी नहीं है, केस वाली There is nothing. प्रीडी स्ट्रीट जो आप सफ़र करते हैं, लाइन्स एरिया, 1385 मकानात, और उनको उस वक्त की काउंसिल ने उनको जगह दी कि भाई इनको यहाँ से हटा रहे। 40 सालों से ये तो प्रीडी स्ट्रीट मैंने बनाई है, 53 सालों से वो मकान सारे लीज मकान थे। तो वो काउंसिल ने किया, जब लोगों ने कोशिश बहुत की कि जब वो ढूंढते हैं ना, निकालते हैं यार कुछ तो ढूंढो मुस्तफ़ा कमाल को, तो एक तो ये, तो अल्लाह का शुक्र है कि एक दिन के बराबर का हमारा हिसाब किताब नहीं था, तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात खत्म हो गई। जी इंक्वायरी ख़त्म हो गई। दूसरी बात ये जो आप नैब वाली बात करें, यस, अब जब 2018 में इलेक्शंस हो गए और हम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो फिर ख्याल आया कि भाई कहीं से तो रोको। तो एक ज़मीन है क्लिफ्टन की 1981 से प्राइवेट लैंड है, दैट्स अ प्राइवेट लैंड, और आज 2022 में भी वो प्राइवेट लैंड है। इस दौरान कहीं से भी कोई सरकारी लैंड के तौर पर वो, उस प्राइवेट लैंड को के ऊपर जो है वो हेडलाइन ये है कि मुस्तफ़ा कमाल क्लिफ्टन की अराज़ी बेचने का इल्ज़ाम, हेडलाइन है।
और पूरी डिटेल में कहीं पर क्लिफ्टन की अराजी बेचने की डिटेल ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो मुझ पर यह कहा गया है कि मैंने एक प्राइवेट ज़मीन को, जो कि सरकारी नहीं है, उसको मैंने अलॉट कर दिया है किसी को, डीबी बिल्डर्स को, डीबी बिल्डर, जो कि उसी की ज़मीन है। कभी मैंने कोई, जो कि उसी की ज़मीन है सिंस एजेस 30 साल से, और उसको हमने जो है वो अलॉट कर दिया। अच्छा, उसमें क्या कहानी थी कि उसने जो प्राइवेट लैंड खरीदी 180 लोगों से 11-11 गज की ज़मीन खरीदी, तो उसने उस 11-11 गज की ज़मीन को एक ही प्लॉट पे उसने जो है वो उसको आकर अमलगमेट करा लिया कि भाई सारी प्रॉपर्टीज़ मेरी है, मैं इसका ओनर हूँ, तो इसको एक कर दें। तो जब ये बात शुरू हुई उससे कि तुमने इसको एक क्यों कराया, उसने बोला अच्छा भाई 180 दोबारा कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो ये तो कोर्ट से, हाई कोर्ट से होगा। ये बात सच नहीं है कि वो हॉकर्स को दी गई ज़मीन थी? मैं आ रहा हूँ। हाँ, वो उसने खरीदी ना, हॉकर्स को दी हुई ज़मीन उसने खरीदी। अच्छा। उस प्राइवेट बिल्डर ने एक एक करके तमाम हॉकर से वो ज़मीन प्राइवेटली खरीद ली, उसके ओनर बन गए। हॉकर्स को भी वो दे दी गई थी, उसके बाद गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं रही। हॉकर्स ने वो ज़मीन जो है वो इनको बेच दी एक एक करके। 20 सालों में उसने एक एक करके जमा कर लिया सारा। उसके बाद वो जाकर उसने कहा इसको भाई एक कर दो, मैं अकेला ओनर हूँ। अखबारों में ऐड दिया गया, डॉन में, जंग में ऐड दिया गया कि भाई कोई है, उन्होंने कोई नहीं है, उसको वो एक कर देगा। जब उससे ये पूछा गया कि भाई तुमने एक क्यों कराया, जब ये सिलसिला शुरू हुआ, उसने बोला अच्छा भाई ये को गलत काम कर दिया हमने, तो जो उसको दोबारा 180 कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो सिटी गवर्नमेंट से नहीं करेंगे, ये तो अब आपको हाई कोर्ट से जाके कराना। हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर कर दिया कि भाई कर दो, हाई कोर्ट ने उसको दोबारा 100। तो जो आपका एतराज़ था कि ये 180 छोटे छोटे गज के, 11 गज के, ये एक क्यों है, उसने उसको भी अंडू करा दिया। तो एतराज़ ही नहीं है। अक्सर एतराज़ ये नहीं होते कि अलॉट किसी और चीज़ के लिए की गई होती है ज़मीन, वो कन्वर्ट रियल एस्टेट में हो जाती है, चाइना कटिंग जिसको कहा जाता है। आपका तो ताल्लुक नहीं होगा, बट आपके दौर में भी बिल्डर्स ने ये बहुत किया, कराची का बहुत ज़्यादती की, चाइना कटिंग कर करके इज़न्ट दैट, और हैव यू डन एनीथिंग अगेंस्ट दिस चाइना कटिंग? वेल, इस चाइना आप, मैंने तो ये वाली बात आपको कंप्लीट हुई नहीं, ये वाली बात जो आपने मुझ पर जो ये क्वेश्चन किया, ये एलिगेशन मुझे आपने की है, तो कि ये मेरे पर ये कोई भी एक गज भी ज़मीन अलॉट करने का मुस्तफा कमाल बीइंग अ मेयर अथॉरिटी नहीं थी। तो अगर अलॉटमेंट होती तो जो है वो सिर्फ एक ही ज़मीन तो नहीं होती। अगर मैं अलॉट कर रहा होता, 10 केसेस होते ना, सही होते भले वो, तो सिटी गवर्नमेंट, सिटी मेयर के पास अलॉटमेंट का इख्तियार था ही नहीं। तो ये जो कोई भी बात करता है, चूंकि आम आदमी तो बेचारा नहीं, वो तो हेडलाइन देखता है, तो उसको ये वाली बात नहीं पता। तो लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन अब तो मैं नैब की बातें सीरियसली भी नहीं लेता, बिकॉज इट्स यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल। नैब की जो खुद की क्रेडिबिलिटी है बहुत कम है, बट क्योंकि एक नैब का केस था तो मैंने बोला आपको मौका दिया जाए। जी बिल्कुल। तो ये है, उसका कोई उसका कुछ सर पैर ही नहीं है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ जो चीज़ मेरे पास कभी 30 सालों से एक बंदे की प्राइवेट ज़मीन है, आज भी उसी के पास है, और कह रहे हैं कि आपने इसको अलॉट कर दी, कि भाई कोई प्रूफ होगा, कोई चीज़ होंगी, जब भी कोई केस चल ही नहीं रहा, कोई केस चल ही नहीं। ये एक तो है। दूसरी बात आपने की चाइना कटिंग। ये बाग हमने कासिम 130 एकड़ का पार्क है, 70 एकड़ इनक्रोच था, मुझे 10 एकड़ की ज़मीन ऑफ़र कर रहे थे। आप बाग हमने कासिम जिस जगह पे, इससे महंगी ज़मीन पूरे पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ पर हेरोइन बिकती थी, वहाँ पर बड़े बड़े लोगों के वेयर हाउसेस थे, और मुस्तफ़ा कमाल भी 10 एकड़ लेकर, मैंने वहाँ पर गन फाइट किए बाकायदा। मुझे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स, पूरे सिटी गवर्नमेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स उतारने पड़े। जब हम जाते थे तो हम पर फायर मारते थे। उसको बिल्डर्स, जो जिन लोगों के 70 एकड़ पावरफुल लोग थे, कौन थे? बहुत सारे लोग थे। आपका पॉडकास्ट बंद हो सकता है, बहुत सारे लोगों के नाम लूँ, वो लोग तो नहीं थे जिनका साथी छोड़ दें इसको। तो ये हमने रिट्रीव करके आज वो 130 एकड़ का पार्क कराची वालों के हवाले हैं। आप मेरे साथ चलें झील पार्क में अलग अलग डेंट्स बने हुए थे, और वहाँ पर बाकायदा जो है वो ऑपरेशन होते थे, ठीक है। और वहाँ पर लाशें जब हम उसको कर रहे थे, तो बाकायदा अंदर से कितने स्केलेटन्स निकले, लाश फेंकी जाती थी, जो 30 सालों से झील पार्क बनता, 30 सालों से। जो बुजुर्ग होते वो कहते हैं हम यहाँ पर झील होती थी, और ऐसे उस झील पार्क को रिट्रीव किया। फिर कराची में कटी पहाड़ी का रास्ता काट कर बनाया, कराची में पटेल पाड़ा की रोड को जो है वो चौड़ी की, उस जगह को। कराची में 365 पार्कों में मैं ख्याल है कि 150 पार्क इनक्रोच हुए हुए होंगे, जिसको रिट्रीव करके हमने घर तोड़कर हमने, ये पीरियड स्ट्रीट की अभी भी बात कर रहे थे, पीरियड स्ट्रीट 50 सालों से नहीं बन पाई थी ना,
सारे मेरे उस ज़माने में जिस MQM के वोटरों के सारे वो के घर थे, उनको तोड़कर हमने उस जगह को, तो मेरा ख्याल है कि मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर ये वाली बात, मैं तो इतनी आपको मिसालें दे सकता हूँ कि हमने करके, अच्छा फिर इंसान ये करेगा, वैसे मैं कहता हूँ तो अच्छा क्यों करेगा? पैसे कमाने के लिए करेगा। कोई अपनी वेल्थ ख़रीदेगा, कहीं पर पैसे रखेगा, कोई डॉलर शिफ्ट करवाएगा, कोई बहन भाइयों के अकाउंट में डालेगा, कोई कारोबार शुरू करेगा, इसीलिए करेगा ना भाई। फी सबीलिल्लाह तो नहीं करेगा ना ये काम, गलत काम फी सबीलिल्लाह करेगा क्या भाई? फी सबीलिल्लाह तो नहीं करेगा ना। तो मैं कहता हूँ कि भाई इतनी एजेंसियाँ हैं, इतने मुखालफीन हैं, सब हुकूमत में हैं, सब जो है वो पावर में हैं, और मुझे सब ने अपना दुश्मन बना रखा है। तो मुस्तफ़ा कमाल का कोई शादी हॉल होता, कोई मुस्तफ़ा कमाल का पेट्रोल पंप होता, कोई मुस्तफ़ा कमाल की फ्लैट साइट्स कोई बन रही होती, कोई मुस्तफ़ा कमाल की ज़मीन होती, तो सारे खाते तो इनके हाथ में होते। तो एक चीज़ निकाल कर ला कर दिखाते कि भाई इसने ये वाला गलत काम करके ये पैसा इस तरह से कमा कर, ये उसके पास पैसे हैं, ये इसने डॉलर ख़रीदे, ये इसने यहाँ भिजवाए, एक चीज़ निकाल कर ला दे। तो नहीं है मुस्तफ़ा कमाल की चीज़। जब भी मैं आज जो है वो आँखों में आँखें डालकर बात कर लेता हूँ, मेरी जो है वो, मैं सही को सही और गलत को गलत कहने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी इसीलिए पूछ लेता हूँ, होपफुली इसके बाद मेरी बोरी नहीं तैयार होगी। नहीं अभी तो खैर ऐसा नहीं, अभी अगर पॉडकास्ट बंद हो ही रहा है तो फिर ये सवाल भी पूछ ही लेता हूँ कि आपने मलिक रियाज का भी जिक्र किया है कि उनके बड़े कनेक्शन है, जरदारी को फ़ोन भी आ रहे होते हैं। आप जब कहते हैं कि जरदारी साहब ने, कहाँ जिक्र किया मलिक रियाज का? आपने जब कहा था कि जरदारी साहब ने इमरान खान की हुकूमत चला के रखी है, तो वो जो फ़ोन कॉल लीक हुई तो हमें पता चल गया कि ताने बाने कहाँ बनते हैं। बट ये बात भी सच है कि दुबई में आप मलिक रियाज के लिए काम कर रहे थे? हाँ, मैं जब यहाँ से गया था तो मैं मैं बहरिया टाउन, जब हम बहरिया टाउन देखते हैं कि वो एक गाँव को छीन कर, और PPP गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, ज़मीन बनाई गई, तो फॉर द पीपल ऑफ कराची इफ वी इलेक्ट यू मेयर, विल यू स्टैंड विद अस अगेंस्ट मलिक रियाज? Well, जो है वो I was not involved in their land issues and all. I was involved in their infrastructure and their planning. ठीक है, आपके बाद 10,000 वकील हैं दूसरी पार्टीज़ में, वो लोगों का मुकदमा लड़ते हैं, वो अपनी उस मुकदमे की फ़ीस लेते हैं। और जो है तो मैं वहाँ पर काम करता था, अपनी सर्विसेज देता था, जो कि अल्लाह ताला ने मुझे ये हुनर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का चीज़ों पे। एज़ फार एज़ देयर लैंड इज़ कंसर्न, आई हैव गॉट नो नॉलेज अबाउट इट। तो प्रो एंड अगेंस्ट मैं उसके ऊपर कमेंट करने का कि वो नहीं हूँ। तो कनेक्शन बना देते हैं ना कि फिर वापस भी आपको मलिक रियाज ही लाए। यार कनेक्शन तो पता नहीं कहाँ से बनाते हैं, जो है वो वापस मसिल मलिक रियाज ले आते तो यार मुझे झंडे तो के पैसे तो देते अभी कम से कम मुझे जो है वो एक प्लॉट तो मिल ही जाता। मेरा बहरिया टाउन में कोई मेरा भी विला होता, कुछ चीज़ें होती और हो जाता। जब अगर मैं काम करता रहता तो जो ज़बरदस्त हो जाता मेरा, और सारे ऑप्शंस थे। ये तो एक टाइम कुछ हशर के लिए भी छोड़ते हैं ना हम, कोई जो है वो मैदान हशर के लिए भी छोड़ते हैं कि कुछ सच वहाँ के लिए भी छोड़ते हैं। और वो दिन दूर नहीं है, इतनी जल्दी क्या है, खड़े होंगे उस जज को, फिर ना कोई कॉल जानी है, ना कोई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कॉल करनी है, ना अमेरिका की कोई कॉल आनी है, ना उनको कोई रिश्वत दे सकता, और ना वहाँ वकील की ज़रूरत होगी कि आपका अच्छा वकील नहीं है, फ़ीस नहीं दे सकते, तो उस जज के सामने के लिए कुछ मुकदमा छोड़ देते हैं। बट सर इसमें यह है ना कि अब हम लोग हैं, अवाम के साथ खड़े होने वाले सियासतदान बहुत कम रह गए, पावर कॉरिडोर्स वाले सियासतदान। अब अगर आप सिविल सोसाइटी की सुने, आर्किटेक्ट्स की सुने, मारवी मज़हर को आप जानते होंगे, वो आई हुई थी पॉडकास्ट पर, आरिफ हसन साहब ये कहते रहते हैं, परवीन रहमान का मर्डर हमने देखा है इन्हीं बातों पर। बहरिया टाउन, DHA, इस तरह की जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं, ये शहर के लिए बुरी हैं, शहर को बर्बाद करती हैं। तो अगर हमें फ्लडिंग का हमने बहुत ज़्यादा मसला देखा, अगर हमें पता है कि जी महमूदाबाद नाले के सामने आपने फेज़ 7 बना दिया है, आपको हमने सेलेक्ट किया, आपको हमने मेयर बनाया, और आपको सब एक्सपर्ट आके बताते हैं कि फेज़ 7 की ये बिल्डिंग्स तोड़नी पड़ेंगी, या डिफेंस में ये डेवलपमेंट करेंगे। हमने किया यार पहले नहीं, अगर जो है वो कोर्ट कहेगी, कानून कहेगा, लोग कहेंगे, लीगल होगा, करेंगे। हमने तो इससे पहले भी कोई चीज़ तोड़ने में या उसको हटाने में और चीज़ों में कोई कसर नहीं छोड़ी, कभी भी नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी भी नहीं किया, किसी चीज़ में नहीं किया हमने। हमारा ऐसा नहीं भाई, ये नहर ख़याम है आपके क्लिफ्टन पे, PSO की जो बिल्डिंग है उसके सामने से नाला जा रहा है, वो नाला जो है वो बाथ आइलैंड्स के अंदर जा रहा है। और जब मैं पहले 6 महीने 7 महीने हुए मुझे पहली बारिश हो गई, और उसके बाद जो पूरा फ्लड आ गया। तो भाई क्यों फ्लड आ गया, भाई क्यों भर गया? बाथ आइलैंड से लोग माइग्रेशन करने लगे, घरों के अंदर पानी चला गया। पता चला भाई नाले के ऊपर जो बेंगलोज हैं, उन्होंने बहुत अरसे तक देखा कि नाला में कुछ, तो उन्होंने साल से उसको एक्सटेंड करके अपने गार्डन को एक्सटेंड करके उस पर स्विमिंग पूल्स बना लिए हैं, उस पर जो वो बड़े बड़े पार्क्स बना लिए, उस नाले के ऊपर एक हबीब बैंक बन गया आकर।
बाकायदा ब्रांच नाले के ऊपर। और इतने पावरफुल लोग के दरवाजा नॉक करो तो बंदा बाद में उनका कुत्ता पहले आता है, वो वाले घर सारे। तो हम तो भाई बड़े परेशान हो। तो अब कहा कि भाई तो जब तक ये नाला, ये तो पूरी लाइन है और सारे बड़े लोग, एक से बड़ा एक अमीर ज़्यादा, तो इनको तो टच ही नहीं कर सकते। अरे मैंने बोला भाई शहर में फिर किसी एक गरीब के एक ईंट को मैं नहीं हटाऊंगा अगर मैं इनको नहीं हटा सका तो। पर फिर कोई इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट बंद कर देंगे, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट। ये क्या बात हो गई? अभी वो गुज्जर नाला की बहुत प्रोटेस्ट हुई तो मैं लेट मी जस्ट कम। तो फिर हमने फिर वीडियोस गवाह हैं, आपको देंगे ये अली। हमने फिर पूरे बात आइलैंड के कौन सा ऐसा हुक्मरान और कौन सी ऐसी पावर है दुनिया की जिन्होंने मुझे फोन नहीं किया हो। सदर बुश की उस वक्त हुकूमत थी, बुश के अलावा मुझे दुनिया से सबकी कॉलें आई हैं, यकीन करें। बुश के अलावा मुझे दुनिया की हबीब बैंक तोड़ रहे हो तो उसका फोन आया, इधर ही और विद अस, और हबीब बैंक और जो वो, और नाम नहीं लेना चाहता, फैमिलीज के बड़े बड़े फैमिलीज थे वो, उनके भाई स्विमिंग पूल्स तारे तब उनके घर, उन्होंने नालों के ऊपर बना रखा था। तो मैंने एक्सीवेटर्स उतार दिए उनके घरों के अंदर और पूरा फिर मैंने वो पूरा आज वहाँ पे बिल्कुल जाता है। तो मुझ पर मुझे ये वाली प्रॉब्लम नहीं है सही काम को करने में। आई डोंट गिव अ हूट कि कौन क्या है। और शायद जो है वो, और ठीक है, एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशाले जला के जी वाला हमारा हिसाब किताब है। हमारा ये मसला नहीं है कि भाई नहीं जी कॉम्प्रोमाइज़ करो, नहीं भाई नहीं, ये सब चीज़ें हमारे, हमने ये काम, अगर देखिए जी, अगर ये मेरा ब्रेड एंड बटर होता और अगर ये मुझे लस्ट ऑफ पावर, लस्ट ऑफ मनी, तो पहली तो बात ये कि मैं छोड़कर ही नहीं जाता, सब कुछ तो मिल रहा था वहाँ पे, सब कुछ ठीक है। दूसरी बात है कि अच्छा भाई पागल हो गए थे, दिमाग ख़राब हो गया था, अब अकल आ गई है तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें ना, जाकर नहीं लेंगे, शहर नहीं संभल रहा किसी से। मुस्तफ़ा कमाल का सबको पता है कि भाई ये कौन ऑफ़र नहीं करता जीती हुई पार्टी, मुझे बताइए। पीटीआई जाएं, यहाँ जाएं, कौन, हमें तो 7 नस्लों को कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े हैं। तो आज हमारी सीवी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जिस भी जीती हुई पार्टी को सिर्फ उनके इशारों को एक्सेप्ट करने वाली बात, बल्कि इशारा करने की नहीं, इशारों को तो चीज़ें मिल जाएं। तो ये मेरा डीएनए नहीं है। मुझे ये चीज़ मैं नहीं बना इसके लिए। मुझे ये चीज़ें ना मरूब कर सकती हैं, ना मुझे डरा सकती हैं, और ना मुझे काम से रोक सकती हैं। पीटीआई अगर ऑफर करे मेयरशिप, मना कर देंगे आप? सिचुएशन और हालात और डिपेंड पे करता है कि क्या है हालात, क्या सिचुएशन, क्या चीज़ें जो है वो पीटीआई ने हमें जो है वो, मैं इसको कह चुका हूँ इस वाली बात को ऑन रिकॉर्ड के 2019 अच्छा 2019 से लेकर 2020 तक हम पर बहुत सारा जो है वो ऐसी गुफ्तगू रही कि जिसमें हमें जो है पीटीआई में जाने की जो है वो, और पीटीआई के साथ करने की कुछ चीज़ें करने की बात हो रही थी, लेकिन हमारी कुछ गुफ्तगू थी, कुछ बातें थी, और हमारे कुछ उसूल थे। देखें, मैंने किसी के साथ बात करने के दरवाज़ा, आपने बीच में कहा था फारूक सत्तार जो है वो कोई भी आ सकता है। मैंने तो किसी से दरवाजे बंद नहीं किए हुए। मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ कि भाई मैं इस मुल्क में 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहता हूँ। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर ज़रदारी से मैं सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करता हूँ, अगर ये पीपल्स पार्टी करेगी मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करूँगा पीपल्स पार्टी की। ये पीएमएल करेगी मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करूँगा। ये एमक्यूएम करेगी मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करूँगा। मेरा मकसद मेरी ज़ात नहीं है, मेरा मकसद मेरे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं है। मेरा मकसद, अगर तो जिस चीज़ को मैं इस मुल्क के लोगों के लिए सही समझता हूँ वो मेरा दुश्मन करेगा, मैं उसके साथ हूँ, कोई मेरा कोई मसला नहीं। जो लोग सुन रहे हैं वो अगर ये सोच रहे हैं कि तब एमक्यूएम का सपोर्ट था, स्ट्रीट पावर थी, इसलिए आप बड़े बड़े लोगों से टक्कर ले सकते थे, अब तो वो बैकिंग नहीं है, तो व्हाट वुड यू से टू दैट? ये वाले काम करने में सबसे बड़ी टक्कर एमक्यूएम से लेनी पड़ती थी। छोड़ दें इस वाली बातों को। हाँ, तो आप खुद से एमक्यूएम से भी फंडा लेके बिल्डर से, बट उनको तो डर लगता होगा ना कि एमक्यूएम के लोग आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए, ये इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, मसला मुस्तफ़ा कमाल की बात है इसमें, मुस्तफ़ा कमाल की बात। और मुस्तफ़ा कमाल की भी शायद बात इसलिए है कि ये उसके पीछे किरदार की बात है। आप बहादुर और बुज़दिल उस वक्त होते हैं जब आपका किरदार ठीक होता है, तो आप बहादुर होते हैं। अगर आपका किरदार नहीं, आप बड़े बॉडी बिल्डर हैं और बड़ी आपकी 6.5 फीट की डिल्डोल है और आप बड़े लेड, लेकिन आप जो है वो किसी प्यून से भी डर रहे होंगे, किसी एक ग्रेड के बेचारे पानी पिलाने वाले से, क्योंकि आपने उसके सामने आप बरहना है, आपने आपको हर वक्त डर लगा रहेगा कि कब आपकी कोई चोरी खुल ना जाए, तो आपका प्लीजिंग बिहेवियर हो जाएगा। यू विल बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन,
यू विल बी वेरी हम्बल, वेरी प्लीजिंग। आई एम नॉट सेइंग कि जी सारे हम्बल लोग जो है वो ऐसे होते होंगे। हम खान साहब तो बिल्कुल ऐसे नहीं है, जो भी उनके केसेस खोल रहे हैं हम्बल तो वो दबंग ही नहीं, दबंग काय के दबंग यार, अल्लाह छोड़े, अब इस वाले टॉपिक पे भी नहीं आते। एनीवेज, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं आपके फिर टोन जो है ना बड़ी प्लीजिंग बिहेवियर हो जाएगा। और खान साहब का तो एक अलग ही केस है, उसके लिए तो एक अलग कोई आपको टर्मिनोलॉजी क्वाइन करनी पड़ेगी, वो नया केस स्टडी है, नई केस स्टडी है। वो यू टर्न और सारी चीज़ें वो बात की बात है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये जो आप बात कर रहे हैं कि नहीं ये वजह नहीं थी, मेरा किरदार था। उस एमक्यूएम में रह के भी मैं सही बात इसलिए कर लेता था कि उस एमक्यूएम को भी पता थी ये वाली बात कि भाई इस आदमी के ऊपर जो है ना हम 1 रुपये का भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये आदमी उस किरदार की वजह, दैट इज़ अनस्पोकन, वो बगैर बोले आपको आपकी ये चीज़ जो है वो एडमिट होती है, और इसी वजह से आपकी टोन जो है वो रहती है जो आप रखना चाहते हैं। आपसे रिलेटेड, इमरान खान से रिलेटेड नहीं, फैक्ट्स को भी अभी साइड पे रख दें हम, क्योंकि मैं कम्युनिकेशंस देखता हूँ, लोगों को एडवाइस भी करता हूँ। आपका जो नैरेटिव है, मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ, और कभी आपसे पूछा जाता है आप कराची में क्या बेहतर करेंगे, तो आप कहते हैं करप्ट इंसान जब हटेंगे, करप्ट लोग जब हटेंगे, एक ऑनेस्ट आदमी आ जाएगा तो चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा या नहीं होगा, आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम द वोटर्स पर्सपेक्टिव। खान साहब ने ये 10 साल हमें बेचा, और फिर वो जब आए तो हमने देखा कि ये चीज़ काम नहीं करती। जो लोग अभी भी खान साहब को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं खान साहब ऑनेस्ट आदमी हैं, लेकिन उनसे हो नहीं सका क्योंकि सिस्टम इस तरह है। तो वो समझें, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, क्योंकि आप केस स्टडी का जिक्र करते रहते हैं, आप कोई स्ट्रॉबेरी ड्रिंक ला रहे हैं, वो 10 साल से खान साहब बेच रहे हैं और लोग पी के तंग आ गए हैं, आप वही स्ट्रॉबेरी ड्रिंक अपने नाम से दे रहे हैं, हम कैसे यकीन करें कि आपकी ड्रिंक में वाकई स्ट्रॉबेरी है? देखिए खान साहब जो जिस स्ट्रॉबेरी ड्रिंक को बेच रहे हैं वो उन्होंने कभी स्ट्रॉबेरी ड्रिंक बनाई नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल जिस स्ट्रॉबेरी ड्रिंक को बेच रहा है वो मुस्तफ़ा कमाल ने 2005 से 2010 तक करके दिखा दिया। जो एक वोटर फटीग नहीं हो गया कि ये आई विल बी ऑनेस्ट, और मेरा नैरेटिव तो प्योरली ये है नहीं, मेरा नैरेटिव तो जो है वो एक्शंस पे है। हम जो बेच रहे हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, हमने करके दिखाया था और हम ही करके दिखा। जो बहुत बड़ी एक बारीक लाइन है मेरे और किसी के भी नैरेटिव में कि लोग ख्वाब बेच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, पावर आने के बावजूद भी ख्वाब बेच रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल कह रहा है, मुस्तफ़ा कमाल अपना माजी बेच रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई मेरी आज की बात पर मत जाओ, मेरे कल के किए हुए काम पे जाओ। मैं तो ये बेच रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मेरे कल के किए हुए काम पे जाओ। और उस वक्त तो बहुत मुश्किल टाइम था, उस वक्त तो मेरे पास तजुर्बा भी नहीं था, उस वक्त तो जो है वो, तो आज तो मेरे पास उसका तजुर्बा भी, इसको ऐड कर लो ना। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, तो एक जनरली तो मुझे लोगों ने काम करते हुए देखा है, और मैं कोई मेरे बड़े बड़े कोई यूटर्न्स भी नहीं है, मैंने बहुत बड़े बड़े यूटर्न्स तो नहीं है ना, झूठ तो नहीं है मेरे बहुत बड़े बड़े कि मैं नॉर्मली तो मैं खामोश रह जाऊंगा और चीज़ें करूंगा। मैंने बहुत बड़े बड़े अपने स्टेटमेंट्स के ऊपर यूटर्न्स तो नहीं लिए हुए। तो मेरे मुझे अल्लाह ताला ने क्रेडिबिलिटी दी है कि जितना मैं कह रहा हूँ उतना मैं कर सकता हूँ, और उसकी यकीन करने के लिए जो आपकी बात है कि भाई मैंने करके टेंजिबल। आज जिस कराची में आप घूमते फिरते चलते फिरते हैं, यार कराची मेरे हाथों से बना हुआ है, ये ऐसा नहीं था जो आप मेरे बनाए हुए कराची को 12 सालों में आप उसके ऊपर उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सके, तो जब जाकर आज ये हशर है, फिर भी चल रहा है। आपको घर से निकालकर कहीं ना कहीं 2 घंटे लेट आप पहुंच जाते हैं, ये आप नहीं पहुंच सकते थे अगर मुस्तफ़ा कमाल के 5 सालों का ये एरा बीच में नहीं होता। तो मैं जो बेच रहा हूं लोगों को ख्वाब नहीं बेच रहा, मैं कॉन्क्रीट अपना माजी बेच रहा हूं कि देखो मैंने ये करके दिखाया है, हम ही कर सकते हैं, हमने ठीक किया था और हम ही दोबारा से ठीक कर सकते हैं। डू यू फील लाइक कि कुछ एक वोटर कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आपके जो 3 पैग्स हैं, अगर मैं कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से देखूं, ऑनेस्ट वो पीटीआई ने अपना बनाया हुआ है, गुड गवर्नेंस वो पीएमएलएन ने अपना बनाया हुआ है, मुहाजिर कौम वो एमक्यूएम का एक विरसा है। तो आपके जो 3 पैग्स हैं जिस पे आप अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते हैं, वो तीनों किसी और के पास बने हुए हैं या उनसे एसोसिएटेड हैं, सो वो एक यूनिकनेस नहीं आ रही है आपके पॉलिटिकल बयानिए में। देखिए एक तो मेरे नैरेटिव में चस्का नहीं है, चस्का जैसे कहते हैं आइटम सॉन्ग नहीं है, वोट ही तो नहीं मिलता फिर। चस्का ही तो चाहिए। हाँ वो जो चस्का होता है ना, वो बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी वैनिश हो जाता है, उसकी लाइफ बहुत कम है, समझते हैं। आपने जिन का जिक्र किया कि आपने पीटीआई का जिक्र किया, आए 3.5-4 साल फुल सपोर्ट रही और कुछ भी नहीं कर पाए। एमक्यूएम मुहाजिर नाम, मुहाजिरों को सबसे ज़्यादा नुकसान आज प्रूव हो गया कि इसी एमक्यूएम से हो रहा है, ठीक है। पीएमएलएन गवर्नेंस कराची में, ये अर्बन सेंटर ऑफ सिंध में उसकी कोई से या कोई चीज़ नहीं है। हमने इन तीनों चीज़ों के मिक्स करके कि भाई देखें, हमने कहा कि देखें मैं मुहाजिर हूँ
मुझे अपने मुहाजिर होने पे फ़ख्र है। जिस तरह से किसी को अपने पंजाबी बलोच पख्तून होने पे फ़ख्र है, मुझे अपने सिंधी होने पे फ़ख्र है, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फ़ख्र है। लेकिन मैं इस मुहाजिर होने के नाते मैं मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसा अगर मैं करूँगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुहाजिरों को होगा, मेरी कौम को होगा। इसलिए कि इस शहर कराची में जहाँ मैं सियासत कर रहा हूँ, यहाँ पर लाखों की तादाद में पख्तून रहते हैं, बलोच रहते हैं, सिंधी रहते हैं। अगर मैं कहूँगा मैं सिर्फ मुहाजिरों को लीडर हूँ तो पहले दिन ही मैं तमाम कम्युनिटीज़ को मुहाजिरों के ख़िलाफ़ कर दूँगा। बजाय इसके कि मैं उनको अपनी अपोजिशन बना लूँ, मैं उनको अपने लिए थ्रेट बना लूँ, उनको अपने लिए एडवांटेज बना लूँ, मैंने उनको कन्वर्ट किया अपने लिए एडवांटेज में और अपनी स्ट्रेंथ में उनको कन्वर्ट किया। आज इन मुहाजिरों की, और मैंने अपनी मुहाजिरत ख़त्म तो नहीं की। मैं कोयटा के जलसे में खड़े होकर कह रहा हूँ कि मैं मुहाजिर हूँ, बलोचों और पख्तूनों के सामने। मैं सोराब गोट के जलसे में खड़े होकर पख्तूनों के सामने कह रहा हूँ। मैं सिंधियों के जलसे में लाड़काना में खड़े होकर कह रहा हूँ कि मैं मुहाजिर हूँ। मैंने अपनी, लेकिन मैंने कहा कि मुहाजिरों की बका इसमें नहीं है। मैं समझता हूँ लीडर का काम अपनी कौम के रास्ते से कांटे चुनना होता है। लीडर का काम अपनी हरकतों से अपने कौम के रास्ते में कांटे बिछाना नहीं होता। तो एक तो ये वाली बात। और आज इस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में आप ये देखेंगे कि मेरे नैरेटिव को अल्लाह ताला ने एंडोर्स करवा दिया। कैसे मैं कह रहा हूँ, एक पोस्टर मेरी नज़र से गुजरा MQM का, और MQM ने उस पोस्टर पे, MQM का पोस्टर है, पतंग निशान है, और एक तरफ वली खान साहब की तस्वीर लगी हुई और एक तरफ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है। MQM का पोस्टर कराची में, कि वो उस ऐसे इलाके में इलेक्शन लड़ रहे हैं जहाँ पर पख्तून और पंजाबी कम्युनिटीज़ के बगैर आप वहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकते। आपको कैंडिडेट लेना ही लेना है। तो आज आप मुहाजिर नाम की पार्टी होने के बावजूद आपकी ये मजबूरी बन गई इलेक्शन लड़ने के लिए कि आपको, मैं भी दिखा दूंगा, आपको देकर जाएंगे। और ये नून बात, आपको वली खान साहब, मुझे वली खान साहब और शहबाज नवाज शरीफ साहब की तस्वीर किसे, मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे कोई खुदा न खास्ता नेगेटिविटी के तौर पर नहीं कह रहा मैं बता रहा हूँ आप ये मजबूरन आपको ये काम करना पड़ रहा है, राइट। आज मेरे पास कैंडिडेट मुस्तफ़ा कमाल के झंडे और तस्वीर के साथ लालू खेत का मुहाजिर भी इलेक्शन लड़ रहा है कैंडिडेट, और सोहराब गोट का पख्तून भी अलासिफ स्क्वायर का जो मेरा यूसी चेयरमैन है वो भी मुस्तफ़ा कमाल के झंडे और तस्वीर के साथ खड़ा है। लियारी का बलोच है वहाँ के यूसी काउंसिल, वो भी जो है मेरे तस्वीर मेरे नाम के साथ खड़े। तो चूंकि हमने पहले फ्यूचर को देख लिया और अपने आप को उस लाइन पे लेकर आ गए, उस तरह लेकर आ गए, तो मुझे आज जो है वो मजबूरन कोई काम नहीं करना पड़ा। यही फ्यूचर है। तो ये पोस्टर जो MQM का पोस्टर है, ये मेरे नैरेटिव की एंडोर्समेंट है। ये मेरे नैरेटिव की कि मुस्तफ़ा कमाल का नज़रिया जो कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का नज़रिया है। देखिए, और दूसरी बात ये कि शहर में लड़ाई कभी ख़त्म हो नहीं सकती अगर इस शहर में आप एथनिक पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि जो फॉल्ट लाइन है ना, इस फॉल्ट लाइन में पेनेट्रेट करके जो है वो दुश्मन ममालिक और अपने एजेंट्स तैयार करते हैं। कभी मुझे किसी के, कभी आपकी, इसमें 3 फॉल्ट लाइन है शहर में, एथनिक फॉल्ट लाइन्स हैं, सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स हैं और पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स हैं। आप इन फॉल्ट लाइन्स को अगर आप ब्रिज नहीं करेंगे तो आप इस शहर में अमन कायम कर नहीं सकते। तो ये पूरा एक नैरेटिव है, हमने सोच समझ के ये बात की, कोई ऐसी नहीं कि मेरा शौक है चीज़ें। तो एक तो मेरी, आपने जो बात की कि इन तीनों का ये जो नज़रिया था, ये नज़रिया डाइल्यूट हो गया है, ख़त्म हो गया है, नाकाम हो गया है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को समझ आ रही है कि जो हमारा नैरेटिव है, उस नैरेटिव के अलावा इस शहर में या इस सूबे में और कोई बका नहीं है, लोगों की बका नहीं है। मैं अगर मुहाजिर नाम पे सियासत करूँगा, सबसे ज़्यादा जो है वो जश्न पीपल्स पार्टी मनाएगी, क्योंकि वो अगर सिंधियों को बोलेंगे इंटीरियर में कि भाई देखो ये जो मुहाजिर है ना कराची में, ये तुम्हारी धरती माँ को तोड़ना चाहता है, तो तुम हमारी करप्शन भूल जाओ, तुम हमारी ज़्यादतियाँ भूल जाओ, आओ मेरे झंडे के नीचे आओ, धरती माँ को बचाते हैं। ना हमने धरती माँ को तोड़ना है, ना उन्होंने बचाना है। मेरे मुहाजिर नारा लगाने से पीपल्स पार्टी का सारा वोट सिमट कर जो है वो एक ही झंडे के नीचे आ जाता है। तो इसलिए मैं क्यों पख्तूनों को अपने खिलाफ करूं, मैं क्यों सिंधियों को अपने खिलाफ करूं। अच्छा चले भाई, वो वोट नहीं देते, अभी मान लेते नहीं देंगे वोट, यार कम से कम मेरे खिलाफ हथियार तो ना उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, मुझे उनके खिलाफ हथियार तो ना उठाना पड़े। अगर यही नहीं हो रहा ना आज कम से कम, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको क्रेडिट भी अब देता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आपके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। एक ऐसी जमात जिनके खिलाफ बड़े बड़ों के घुटने ज़मीन पर आ जाते हैं, कभी 1000 रुपये भी लोग दे रहे होते हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग, उन्होंने आप पे गोली चलाने की कोशिश की, अनीस कामखानी की गाड़ी पे गोली चलाने की कोशिश की। आपने, चलिए उसमें एक आपने गलती की कि आपने बोला कि मैं यहूदी या हिंदू तो नहीं हूँ, उसमें यहूदी और हिंदू कम्युनिटी को थोड़ा हर्ट हुआ कि हम कोई बुरे तो नहीं हैं। लेकिन आपने TLP के ख़िलाफ़ सच बोला,
और बांगे दड़ा सच बोला कि हम मुसलमान नहीं हैं। आपने अपना ये पॉलिटिकल बयान बना दिया, आप आशिक रसूल हैं और आप मुसलमान हैं, इस पे आप सियासत कर रहे हैं। आई गिव यू अ लॉट ऑफ क्रेडिट, बट आई वुड लव फॉर यू टू आल्सो स्पीक ऑन द वायलेंस के व्हाई इज टीएलपी वायलेंट अगेंस्ट पीएसपी? Well, there was no history between TLP and PSP. That there was any violence, any conflict. There was nothing at all. इस एपिसोड से पहले हमारी कोई लड़ाई ही नहीं थी। क्यों गोली चलाई उन्होंने? ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो वो मेरा ये बिल्कुल मुझे लगता है कि उस दिन हम रुकने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और उस दिन का इलेक्शन हम जीते हैं। 13,927 वोट का रिकॉर्ड मैं दे सकता हूँ आपको। ये थोड़ी हाउस कीपिंग टेंजिबल बात है। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी शीट भी निकाली थी। इलेक्शन रिजल्ट्स तो पूरे घर के एड्रेस और एनआईसी नंबर नहीं देते आपको किसने वोट दिया, ये आपने पहले से किया हुआ था काम? नहीं, हमने उसी जिस वक्त हमने सीखा है ना हालात से गुजर के, जब हम 2018 में हमारे साथ सीन हुआ है सारा, तो हमने कहा यार ये तो हमें अपना तो पता होना चाहिए, तो जो निकाल दें फिर। तो हमने फिर एक सिस्टम, डिजिटल सिस्टम बनाया है कि जहाँ पर जो भी वोट देने हमारे पास आएगा और जो वोट डालेगा वो हमारे पास सॉफ्टवेयर है पूरा कि वो हमारे डिजिटाइज हमारे पास उसकी जो है काउंटिंग, उसकी टाइमिंग, उसकी डेट, उसकी जो है वो उसके पोलिंग स्टेशन और उसकी आईडी कार्ड नंबर वो हमारे पास सिस्टम में आता चला जाता है। मैं खुद फीड करूंगा या इलेक्शन से डायरेक्ट आप? नहीं, इलेक्शन से वो हम खुद जब बंदा आ जाता है, जब आईडी कार्ड सर्च हो जाता है उसके ऊपर वो चला जाता है तो मेरे सिस्टम में आ जाते हैं। सो ये मॉडर्न वर्जन ऑफ वो जो एमक्यूएम का एक कैंप लगता था आप जब बाहर आते थे वो डिजिटल वर्जन, ठीक है। मैंने भी उधर अंदर जाके पीटीआई को वोट दिया था, बाहर आके बोल दिया था एमक्यूएम को, तो लोग ये भी तो कर सकते हैं। नहीं, ये सारे 13,927 लोगों को मैं तो चैलेंज करूंगा, मैं लाकर एक ग्राउंड में खड़ा कर देता हूं और उनसे जो है वो और उनके वोट निकलवा लें, उनको तो आईडी कार्ड नंबर है और मैं प्रूव हो जाऊंगा राउंड। तो हम उस दिन रुक नहीं रहे थे, हमने 11 बजे तक 8 जगहों पे एमक्यूएम के लोगों को पकड़ लिया, डब्बों के साथ, बैलेट पेपर्स के साथ, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ, और उनको मीडिया के सामने हमने पुलिस के हवाले किया। लेकिन डेफिनेटली मुल्क में 2 सीटों से हुकूमत चल रही है, शाम में सीट उनको जानी थी और वो कहीं जो है वो उनका सारा सिस्टम जो है वो ख़राब हो रहा था। तो 12:30 बजे 12-1 बजे जो है वो ये वाला ये हम पर ये चीज़ें जो है वो लॉन्च हुई हैं कि भाई तो रुकी नहीं, इनको मारना ही पड़ जाएगा। और उन्होंने आकर अपने तौर पे तो उन्होंने जो है वो मार ही दिया ना। हमारे एक साथी शहीद हो गया, इफ्तिखार भाई जो हमारे सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर हैं, उनको चेस्ट से उनको 2 गोली क्रॉस हो गई। हमारे दूसरे साथियों को गोलियां लगी, मुझे गोली लगी। तो ये एनीवे वाक़या हुआ, हमारे लिए नई बात नहीं है, ये चीज़ें हमारे लिए कोई मसला नहीं है। सर ये आपने थोड़े डॉट्स तो दे दिए लोगों को, पर जो लोग शायद कनेक्ट ना कर सकें, इशारा तो आपका एक ही तरफ है, क्योंकि जब आप कहते हैं टीएलपी बनाने वाले, तो वही हैं जो हुकूमत गिराने वाले भी थे, वही हैं जो एमक्यूएमपी को इस्तेमाल कर रहे थे पीटीआई हुकूमत के खिलाफ। नहीं, मैंने टीएलपी तो वहाँ जाएगा ना। टीएलपी बनाने वालों की बात नहीं, मैंने तो कहा कि दो सीटों पे हुकूमत चल रही है। ये आप पहले कह चुके हैं टीएलपी बनाने वाले, तो कौन है अभी इसी कन्वर्सेशन में? मैं बहुत रिसर्च करके आया हूँ, मैंने आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। तो हमने जो है वो उसके बाद ये भी कहा है कि साथ उस ज़माने में कि भाई देखें, अगर हमें तो जो है वो गोली पड़वानी ना टीएलपी से, तो मैंने तो ये कहा कि मुझे तो आई प्रेफर कि जी मुझे शहर के किसी आदमी से गोली पड़वाएं, और जो इसी शहर के मैंने कहा, मैंने नाम लिया अल्ताफ़ हुसैन को बड़ा करें और उसको इतना बड़ा करें कि वो हम मुझे लाहौर से लाकर किसी को मुझे गोली ना पड़वाएं। तो डेफिनेटली आई वाज हर्ट कि ये ठीक बात नहीं है। और हमारे पास से एक बुलेट फायर नहीं हुआ, कोई तस्वीर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है कि हमारे किसी एक लड़के के पास हथियार नज़र आ रहा हो, जबकि दूसरी तरफ से जो है वो अखबारों में छप गई तस्वीरें, वीडियोस चल गई, और हम पर तो बड़ी तहकीकात हुई हैं सब चीज़ें कि भाई एक निकालें। अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो कोई एक भी, और उसकी मिसाल ये तो नहीं किया होगा, लेकिन मैंने सुना है कि 7 रिजवी की गाड़ी पे गोली तो चली थी उसके बाद। नहीं हमारी तरफ से नहीं चली गोली, कहीं से चली हमारे पास नहीं। हम 7 रिजवी की गाड़ी पे कोई गोली नहीं चली। देखिए मेरे पास जो 2 पुलिस वाले जो है वो सरकार ने दे रखे हैं, जो हमारे पास जितने भी पुलिस वाले हैं, मेरे पास अनीस भाई, इसके अलावा हमारे पास कोई हथियार वाला आदमी है ही नहीं। और आपको पता है वो तो फिर हवाई फायरिंग करके पुलिस वाले हमसे पहले जो है वो बेचारे आगे पीछे हो रहे होते हैं। अगर होता तो अभी तक जो है वो प्रूव हो चुका होती सब। भाई देखिए अगर गोली चलती तो किसी को लगती, कोई गिरता, कोई ज़ख्मी होता। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, गोलियाँ, मैं वीडियोस बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, भाई यहाँ गोली लगी, यहाँ गोली लगी, इसको गोली लगी, ये मर गया, इसका जनाजा यहाँ, भाई कुछ तो होता ना। तो बातें करने में और चीज़ें नहीं होती। अगर गोली चलें छोड़ें इस वाली बात को, गोली फिर चलती तो फिर जो है वो आप इसकी बड़ी दूर तक धमाका आती। अल्लाह का शुक्र है कि गोली नहीं चली हमारी तरफ से। मतलब एक पार्टी हिस्ट्री है कि अगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तरफ से गोली नहीं चली, बस मैं इतना ही कह के उसको जो है ना, अल्लाह का शुक्र है हमारी तरफ से गोली नहीं चली।
फिर गोली चलती तो फिर जो है वो अभी हम और अल्लाह ना करे गोली चले हमारी तरफ से। जी आई एग्री विद यू बिकॉज लॉट ऑफ जी वे हम नहीं चाहते, हिस्ट्री नहीं है बट वर्कर्स अ लॉट ऑफ एमकेएम वर्कर्स आर पीएसपी वर्कर्स। नहीं हमारी हिस्ट्री नहीं हो जाएगी ना भाई, आप मुझे मारोगे तो यार अब ये हर दफा तो नहीं अपना सर आगे कर देंगे ना। जिसकी हिस्ट्री, आप एक बिल्ली के बच्चे को भी कमरे में बंद करोगे यार तो उसको आप, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, हिस्ट्री नहीं होगी, हो भी सकती है भाई। आप मुझे मारने आएंगे तो भाई मैं आपको आपके आगे खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा चक्कर नहीं है। लेकिन हमने इस शहर के अमन के लिए बहुत कुर्बानी दी है, बड़ी कुर्बानी दी है। मैं कहाँ से अपने ऊपर हमने जो है वो क्या क्या इल्ज़ामात लगवाए। आज इस शहर में 22 लोग एवरेज मरते थे मेरे आने से पहले, 22 एवरेज लोग, 22, कभी 50 भी मरते थे, कभी 80 भी मरते थे, एवरेज 22 लोग मरते थे रोज़ाना। तीसरे दिन 14 कब्रिस्तान में लाश जाती थी। आज 6 सालों से वहाँ पर ताले पड़ गए हैं। आज किसी रनछोड़ लाइन वालों में और लियारी वालों में लड़ाई नहीं हो रही। आज कटी पहाड़ी वालों में जो है वो औरंगी वालों में लड़ाई नहीं हो रही। आज कोई किसी को बस से उतार कर मार, ये अल्लाह ने ये काम हमसे कराया। आई मीन इट वुड बी दी यू नो इनफ हो जाएगा कि जब कभी खुदा न खास्ता हम इस पीस को खुदा न खास्ता अपने हाथों से ये ख़राब करने की सोचें भी तो मैंने इसके लिए, मेरे लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है। ऐसे ऐसे लोग जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते थे, आज वो अपने सामने बेबस होकर उनको रोकते हैं, वो तड़पते हैं, चीज़ें होती हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं, फिर भी वो हम उनको उस रास्ते पर नहीं जाने देते। और मेरा रिकॉर्ड है कि 6 साल हो गए, आप मुझे, मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने एपिसोड्स हुए, हमने पलट कर किसी को एक तो पत्थर नहीं मारा अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई थिंक दैट वर्क्स राइट, बिकॉज पीटीएम का भी अगर हम देखें, वो जो एक नॉन वायलेंस एज अ स्ट्रैटेजी है, दैट एक्चुअली डज लॉट बेटर। अगर हम तारीख में देखें जो बनाने वाले हैं, ये भी आपने कहा था कि आपने सुना है कि एस्टैब्लिशमेंट ने एमक्यूएम को बनाया है। ऑब्वियसली फैक्चुअली तो कोई नहीं बता सकता, बट ये जब फ्रैक्शंस बनते हैं, पीएमएलक्यू बन जाती है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बन जाती हैं, उनका फ्यूचर अच्छा तो नहीं होता। तो एक एमक्यूएमपी है, पहले तो आप बताएं कि अनफेयर होगा कहना कि एमक्यूएम से पीएसपी निकली, क्या ये अनफेयर होगा? और भी अगर निकली है तो ये जब हम फ्रैक्शंस देखते हैं, उनकी पॉलिटिकल सक्सेस इतनी तो नहीं नज़र आई हमें हिस्ट्री में। देखिए बिल्कुल मैं एमक्यूएम की कोई स्प्लिंटर ग्रुप में नहीं हूँ। हमने एमक्यूएम छोड़ दिया, चले गए, लाताल्लुक हो गए, कोई किसी को मेल नहीं की, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, कोई एक सिंगल डॉट। मैंने 3 सालों तक जब मैं नहीं रहा तो मैंने अपना ना कोई ट्विटर अकाउंट चलाया है, ना कोई फेसबुक चलाया है, ना कोई इंटरव्यू दिया है, ना कोई अखबार। 3 सालों के बाद थोड़ा टाइम तो आपको अंडरग्राउंड होना पड़ा होगा। थोड़ा टाइम नहीं, काफ़ी टाइम अंडरग्राउंड रहना पड़ा। मैं तो डिफरेंट मुल्कों में रहा, फिर मैं अपना 9 to 5 नौकरी करता था, वापस आता था, अपने बीवी बच्चे पाल रहा था। और डेफिनेटली दिमाग और आंखें तो खुली थी, देखते थे साहब कुछ क्या हो रहा है। फिर एक मौका वो आया कि हमें लगा कि नहीं यार ये तो रुक नहीं रही चीज़, और हम इसका हिस्सा रहें। हमें मरने से पहले जो बात हम आज कमरे में बैठ कर ये सारी बातें कर रहे हैं कि देखो यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बातें हमें एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं आई वाज फीलिंग सो स्मॉल, लो, कि यार मैं कितना बुज़दिल आदमी हूँ कि किसी के डर से मैं सच बात रोड पर खड़े को नहीं कह सकता। तो दैट थॉट यूज्ड टू किल मी एक्चुअली, कि मेरी नींदें ख़राब हो गई थी, मैं नहीं सो सकता था। तो देन आई डिसाइडेड, एंड चूँकि अनीस कायम खानी वॉज लिविंग विथ मी, इसे कि नहीं आई वोंट लेट यू गो अलोन, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं चलूँगा आपके साथ। तो अब मैंने जबकि उनको आई मीन हिस्ट्री हमेशा वो कहते हुए मैंने उनको समझाया भी बना के कि भाई कि हमें पता था हम तो मार दिए जाएंगे। तो मैंने कहा यार मेरे पीछे मेरे बच्चों का ख्याल करना, आप रुको, कम से कम एक आदमी तो रुको। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता और हम जाएंगे, साथ जाएंगे। एनीवे ये मैंने आके कोई एमक्यूएम के कारकुनों के घर पे नहीं गया रेड लेकर, उनके ऑफिस पे कब्ज़ा नहीं किया, हमने आकर अपनी एक आवाज़ उठा, हम बैठ गए एक जगह और हमने अपनी आवाज़ अपना नैरेटिव बयान करना शुरू किया। जो भी आए मेरे पास चल कर आया, जो भी आए मेरे पास खुद चल कर आया। और हमने पहले दिन से अपना नैरेटिव ये रखा कि भाई हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इसकी यही वजह है कि आज मेरे पास, चूँकि एमक्यूएम के लोगों को लोग जानते हैं, तो लोगों के परसेप्शन में जो है ना वो लगता है कि मेरे पास सिर्फ एमक्यूएम के लोग हैं। लेकिन अगर आप मेरी पूरी पार्टी के पूरा क्वांटम उठाएंगे तो मेरे पास एमक्यूएम की जो पूरी एमक्यूएम के लोग हैं वो 30% ज़्यादा नहीं है। 70% लोग मेरे पास जो है वो 60-65% या 70% लोग मेरे पास एमक्यूएम से बाहर से आए हुए लोग हैं। अब मैं आपको मिसाल दूँ कि हफीज़ साहब, मोहम्मद हफीज़ुद्दीन हैं, जो कि पीटीआई के सिटिंग एमपी थे,
और वो पीटीआई के करता धरता थे सिंध में। इमरान खान साहब की 18 रुकनी जो कमेटी थी, जो कोर कमेटी थी, उसके वो कोर मेंबर थे। वो चौथे दिन हमारे पास उनकी कॉल आ गई, 3 तारीख को, मैं चौथे दिन, और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने हमें ज्वाइन। आज वो मेरी पार्टी के सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर हैं। हसन साबिर मेरी जो है सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के। सोफिया, बैरिस्टर सोफिया सईद जो है वो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है। इसी तरह से जो है वो लंबी सीरीज, आसिया इसहाक मेरी पार्टी की सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्रेटरी हैं। इन लोगों को कोई कहीं नाम नहीं आता, इसलिए कि ये एमक्यूएम फेसेस नहीं है, लेकिन ये तो पार्टी के करता धरता है मेरे भी। तो मैं बिल्कुल एमक्यूएम का इसकी स्प्लिंटर ग्रुप नहीं हूँ। मेरे एक अलग नैरेटिव है, और हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं एमक्यूएम की उसके ऊपर, लेकिन हम डेफिनेटली वो क्लाउड वहाँ से आता है, जो लोग आते हैं हम उनको लेते ज़रूर हैं। 2018 में या तोड़े गए या खुद टूटे, कुछ लोग पीएसपी छोड़ के पीटीआई ज्वाइन की थी उन्होंने। 4 लोग अभी गए हैं, वो छोड़ उन्होंने 2018 में दिया था, लेकिन अभी कुछ लोग जो है वो एमक्यूएम में वापस गए हैं। नहीं, पीटीआई में भी कुछ गए थे ना 2018 में। नहीं, पीटीआई में छोड़कर नहीं। हमारे एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आर्टिकल में भी आया था। नहीं, पीटीआई तो कोई नीचे का लड़का गया होगा, तो मरकजी लोगों में तो हमारे पास से पता नहीं, कोई नीचे का कोई राम जावेद कोई है, नहीं पता नहीं, मैं शायद नाम बोल रहा हूँ। हाँ, कसूरी, फौजिया कसूरी आई थी। अच्छा, 2018 में तो नहीं, कोई भी नहीं पीटीआई में कोई नहीं। सो सर, ये बात अभी आप लोगों ने इनका जिक्र किया तो हमें पता चला, जो लोग जनरली देखते हैं पीएसपी को बोलते हैं पीएसपी इज इक्वल टू मुस्तफ़ा कमाल। तो ये वजह है या गलत है, या अभी इतनी परसेप्शन नहीं बनी कि लोअर लेवल पे लोगों को पता हो हमारी यूनियन काउंसिल में ये है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। आप मुझे पॉडकास्ट करने का मुझे लिस्ट देना, मुझे मैं आपको जो 12 लोग देता हूँ, आप करें ना। आप मुस्तफ़ा कमाल के साथ क्यों पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये वजह है। टीवी चैनल, पॉडकास्ट, नहीं जी हमें पीएसपी से मुस्तफ़ा कमाल चाहिए। अच्छा, मेरे पास 2 ऑप्शन है, मना कर दूँ कि नहीं भाई, हमारे कोई और आदमी लेते हो तो जाएगा, होगा, वरना नहीं होगा। नहीं होगा तो मेरी जो आपके ज़रिए जो मेरी बात जा रही है वो जाना रह जाएगी, तो मेरा नुकसान होगा, इसलिए मजबूरन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास लोग नहीं। आप मुझे मौका दें, मैं आपको 20 लोग अलग देता हूँ। आप कहें आपको मुश्किल हो जाएगी कि इनमें से आप, अगर हम जेआई को देखें, हाफिज नईम का कोई नाम नहीं जानता था। उन्होंने, ठीक है आप कहते हैं कि उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, मैं भी अक्सर जब लोग कहते हैं आपसे ज़्यादा बड़ी पॉडकास्ट की, मैं बताऊँ कि पैसा बहुत ज़्यादा है। वो 70 साल की पुरानी पार्टी, बल्कि उससे भी ज़्यादा पुरानी पार्टी भी है जेआई, आपको पता है। वो तो 70 साल पुरानी पार्टी है, 70 साल से भी ज़्यादा, बल्कि तो पाकिस्तान बनने से पहले की पार्टी है। जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है कि जेआई चलें पॉलिटिक्स से दूर भी करते हैं तो उनका हमें खिदमत खल्क काम नज़र आ रहा होता है, हो रहा होगा आई एम श्योर। वो पीएसपी का नज़र क्यों नहीं आ रहा? हाँ देखिए, पीएसपी का काम खिदमत खल्क का तो डेफिनेटली अभी जो है वो यही बड़ी खिदमत खल्क है कि हमने जो शहर में लाशें गिरना जो है बंद हो गई। ये बहुत बड़ी खिदमत खल्क है कि हमने शहर में लापता लोग होना बंद करवा दिया और नए शहर में अमन हो गया, और दोनों तरफ से गोली नहीं चलती, और शहर में 550 लापता लोग बाज़याब हो गए। और ये मैं समझता हूँ कि खिदमत खल्क है कि हम कराची की जेन्युइन जो रेमेडीज़ हैं उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, और हम बात करें जिसकी वजह से एमक्यूएम भी हमारे भागती है, कुछ काम करने के लिए भागती है, वरना तो हाँ, जिस खिदमत खल्क की आप बात कर रहे हैं कि एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारी पीएसपी फाउंडेशन है, लेकिन डेफिनेटली मुझे अभी पार्टी बनाए हुए 6 साल हुए टोटल। मेरे पास वो फंडिंग नहीं है, मेरे पास वो सारे रिसोर्स नहीं है जिसके ऊपर मैं हॉस्पिटल्स बना सकूँ, जिसके ऊपर डेफिनेटली जीआई का इस मामले में, पैसों के मामले में तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो 70 साल पुरानी पार्टी है, उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मैंने अभी खालें जमा नहीं की हैं। मैंने अभी जो है फितरा ज़कात लेना शुरू नहीं किया। आई डोंट नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि क्या होना है आगे, लेकिन अगर हम करेंगे तो उसको फिर अलग तरीके से करेंगे। कभी जब हम देखते हैं इतनी ज़्यादा पीआर हो रही होती है हाफिज़ साहब की, काफ़ी लोग कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट्स कैंडिडेट इज हाफिज़ नईम, डू यू हैव अ टेक ऑन दैट? आई वुड लाइक टू स्पेकुलेट ऑन दैट एक्चुअली। हर किसी का हक़ है अपनी सियासत करने का, मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लोगों की बहुत ज़्यादा सवाल है, मुझे पता है आपने घंटा ही बोला था। अली भाई अगर लोगों के सवाल पूछ सको तो बता दें। घंटे से ज़्यादा हो गया यार, जल्दी कर लें, 10 मिनट जल्दी। सर फिर आप जवाब फिर बहुत छोटे थे। हाउ मच डज कराची रियली कंट्रीब्यूट टू द फेडरल गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड हाउ मच इज स्पेंट ऑन इट? ये भी बात करना गलत होगी, अक्सर कहा जाता है 60% और 3% भी नहीं मिलता हमें। बट सर ये गलत नहीं है कहना कि हम 60 से 70% देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तो वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं। तो लाहौर में भी अगर कोई मंगवा है तो हम क्या करें? इम्पोर्ट ड्यूटी तो वो कराची में दे रहे हैं। ये तो आपने बनाया बाद में, लोगों ने, गवर्नमेंट ने बाद में इसकी चीज़ें की हैं, लेकिन जो है वो हम क्या करें? अगर पोर्ट हमारे पास है तो पोर्ट ले जाएं उठा के, फिर
हम समुंदर उठा के ले जाएं? भाई हम अभी हमारा कसूर है, समुंदर हमारे पास है भाई। समुंदर के जो पोर्ट सिटीज़ होती हैं उनकी क्रेडेंशियल्स में आती है ना यार। तो हमने बनाया, अल्लाह मियाँ ने बनाया पोर्ट हमारे पास यहाँ पे, तो आप पोर्ट उठा के फिर समुंदर ले जाओ वहाँ पे, फिर आप ये वाली कैलकुलेशन करो, तो ये गलत बात। और फिर पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का 50% एक्सपोर्ट कराची है। इस पर क्यों नहीं, पूरे पंजाब की सेल टैक्स से ज़्यादा कराची सेल टैक्स देता है, इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते कंपैरिजन? पूरे पंजाब कितना बड़ा सूबा है, उस सबके सेल टैक्स से ज़्यादा सेल टैक्स सिर्फ कराची का है। पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, पानी आप इंडस्ट्रीज को अभी दे नहीं रहे, लाइट आप देते नहीं हो, गैस नहीं दे, इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का 50% कराची है। Illegal amalgamation of commercial land to Bahria town for a multi-story building in Karachi and mega corruption in development projects during his tenure. इल्ज़ाम गलत सच? मैं कोई इल्ज़ाम ही नहीं मेरे ऊपर ये वाला। तो मेरे ख्याल से उसकी बात कर रहे हैं जो फन लैंड प्ले लैंड की ज़मीन पे मेरे सामने तो नहीं हुआ, मेरे सामने तो नहीं हुआ, ये सब कुछ सब मेरे सामने तो नहीं हुआ। When you लोगों को ऐसे जो बड़ा चस्का है कि किसी तरह जोड़ दो मुस्तफा कमाल को, मिल नहीं रहा कुछ। When you were the mayor, you always mentioned Karachi being divided into 13 jurisdictions as an impediment for progress and development of Karachi. You used to give example of the Karsaz Road. What has changed, and if not, how can you circumvent this? I've been to the Supreme Court at that time. Somebody has been, and we were following it. We have won the case against Cantonment Board. के Supreme Court under the leadership of Chief Justice at that time, Chief Justice Iftikhar Chaudhry. He and 4 Supreme Court judges had given a decision where he has instructed the Cantonment Board that within 30 days time, all those areas which are not logistic area, which is not the important area, civil areas, they need to be declassified. They need to be bring back to the jurisdiction of the state district government. Whereas they said the ownership will remain with that body, but as far as municipal services are concerned, state district government jurisdiction will apply on that. On that decision, Cantonment Board had gone at that time for review petition, and their review petition was turned down in 2015. So now that decision is valid. I'll give you both the copies, and you can show it to your listener and your people. आपने टैंकर माफिया का भी काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया है कि लोगों के प्राइवेट हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, कैसे बंद करेंगे? आप बस आकर बोल देंगे कि बंद कर दो? बोल नहीं देंगे, अभी क्या बताऊं मैं, मेरे को क्या करेंगे? आपके पास है तरीका? वो जिस सारे तरीके हैं, सिर्फ आपको उस टैंकर हाइड्रेंट में अपना हिस्सा अगर आप नहीं लेंगे, और अगर आपने भी 2 हाइड्रेंट अगले दिन आपने नहीं खुलवा दिए अपने रिश्तेदारों के जानने वालों के, तो फिर मुस्तफा कमाल को हमने पहले भी काम किया है, दोबारा करेंगे। सो मुर्तज़ा वहाब आए हुए थे पॉडकास्ट पे, वो कह रहे थे कि कराची की कुछ 1000 से 1200 रिक्वायरमेंट है, और किंजर लेक और हब सब मिलाकर भी 600 है, तो 600 का तो डाउनफॉल रहता ही रहता है, तो उसका क्या होगा? अरे भाई, तो इसका ये मतलब है कि जो लाइनें पानी लाइनों में आ रहा है उस पर भी हाइड्रेंट बना लें। और भाई जो पानी जो आ रहा था लाइनों में, उस पर तो हाइड्रेंट नहीं बनाओ ना। उन पानी की लाइनों पे आप तो अभी के पानी को, अभी तो 80% वो 640 मिलियन गैलन पानी भी नहीं पहुंच रहा ना। अच्छा, फिर जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका काम, वो क्या खबरनामा पढ़ने वाले लोग हैं क्या? वो न्यूज़ कास्टर हैं कि खबर पढ़ के चले जाएंगे? ओ भाई, उनसे पूछे ना, आप तो हुकूमत में हो यार 14 सालों से, ये शॉर्टफॉल है क्यों? 260 मिलियन गैलन पानी की K4 जो 2008 में मैं कंसीव करके स्टार्ट करवा के गया, आज 2022 है, आप 14 सालों से हुक्मरानी कर रहे हो, तो ये शॉर्टफॉल अभी है क्यों? ये शॉर्टफॉल तो नहीं होना चाहिए, अभी तो K5 K6 बनने का टाइम आना चाहिए। तो उन पे ये बात सूट नहीं करती। नंबर 1, एक तो K4 कंप्लीट होगा और हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, हमें मेरे हाथों से कंसीव। ये तो इन्होंने आकर तो उस K4 को बंद करवा दिया कि भाई वो डिज़ाइन सही नहीं है। 2 साल नेस्पाक पे लगा के पता चला डिज़ाइन तो ठीक है, 2 साल के बाद कहा कि डिज़ाइन ठीक है, इसलिए बंद कराना था। अब भी वो सब चीज़ें हो गई हैं, K4 पे काम नहीं हो रहा। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये K4 को उनको करवाना चाहिए, हम इसको तेज़ करवाएंगे काम। और जो K3 में कंप्लीट करवा के 100 मिलियन गैलन पानी देकर गया था, उसी पानी को चोरी करके ये बेच रहे हैं। देखो, मेरे ज़माने में आइलैंड्स के अंदर, समुंदर के अंदर पानी की लाइनें डालकर हमने बाबा आइलैंड, भिट आइलैंड, स्वालिहाबाद, शमशबीर में पानी की लाइन पहुँचाई। मेरे ज़माने में लियारी को पानी गया, मेरे ज़माने में बल्दिया टाउन को नई लाइन गई, मेरे ज़माने में महमूदाबाद को गई, क्लिफ्टन को लाइनें गई। ये हम मेन ट्रंक्स डाले हमने। K4 जो आ रहा है वो आ जाएगा कराची के हब रिजर्वायर तक। अब वहाँ से क्लिफ्टन कैसे जाएगा पानी, वहाँ से फेडरल बीच कैसे जाएगा, इसका कोई सिस्टम ही नहीं डाल। तो साथ ही आपको ऑगमेंटेशन करनी है कि आपको जिस टाइम पे K4 आ रहा है, इस टाइम पे आप मेन ट्रंक्स तो डालें, जब वो आ जाएगा तो आप कहें साहब भाई शहर को खोदना है।
आई मीन पागलों वाले सारे काम हैं जिनको आप मैं क्या बताऊं। तो और उस पर फिर ये बात करते हैं। तो सॉरी आपकी बात लंबी, चूंकि इंपॉर्टेंट इशू है भाई। कोई ये मैं कह सकता हूं कि भाई ये आपको खबरनामा सुना सकता हूं भाई ये मसला है, लेकिन कोई सिटिंग वजीर या हुकूमत का आदमी बैठकर आपको ये कैसे बोल कर जा सकता है कि शॉर्टफॉल है। भाई अगला सवाल बनता है भाई शॉर्टफॉल है तो तुम कौन हो? तुमने शॉर्टफॉल, तुमने सिर्फ खबर देनी है मुझे, तुम कौन हो? तुमने शॉर्टफॉल कम करना है ना यार, 14 सालों से आप जो वो। तो ये शॉर्टफॉल है यकीनन, यस है, उसकी भी जिम्मेदारी हुकूमत की है कि A4 कंप्लीट करेंगे तो शॉर्टफॉल कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि डिले हो गया तो शॉर्टफॉल तो बढ़ता चला जा रहा है। अब तो 1240 का नहीं, अब तो भाई 1500 मिलियन गैलन पानी चाहिए कराची में। आबादी तो बढ़ रही है। 1240 का एस्टिमेट तो उस वक्त था जब आपकी आबादी 2 करोड़ के करीब थी। अब तो 3 करोड़ की आबादी हो, तो अभी आपको 1500 मिलियन गैलन पानी चाहिए। आपके पास 640 आ रहा है, 500 यहां से आ रहा है, 100 यहां से आ रहा है। तो आपको K4 कंप्लीट कराना है फौरन, और साथ साथ आपको K5 शुरू कराना है, पैरेलल शुरू कराना है। हमने अपने ज़माने में 50 साल में आने वाली लाइनों के लिए जो एलोकेशन ऑफ लैंड करके गए थे, आज अल्लाह का शुक्र है आप के 10 लाइनें 1000 फीट की जगह है जो मैं अपने ज़माने में कंसीव करके उसकी डिमार्केशन करके गया था। आज वो लैंड वाटर बोर्ड के पास है। अब इसके ऊपर आप, इसलिए हमेशा ही होता था जब आप कंसीव करते थे कोई लाइन तो फिर आप नई जगह के लिए जाते थे, उस पर 4 साल लग जाते थे कि भाई वो जगह खरीदो। आज ये है कि आप आज कंसीव करें किसी लाइन को, आप कल से काम शुरू कर दें, क्योंकि लैंड आपके पास, वो कॉरिडोर हमने आपको, मेरे ज़माने में मैं आपको सिक्योर कराकर अगले 50 साल की पानी की लाइनों के लिए कॉरिडोर सिक्योर करा कर गया हूँ। तो इस पानी की लाइन की चोरी को हमें रोकना है। तो जो लाइनें आप टैंकर से खरीद रहे हैं, पानी टैंकर से खरीद रहे हैं, ये पानी लाइनों में आना चाहिए, आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपकी इस पे राय क्या है कि वाटर मीटर हर घर में होना चाहिए? बिल्कुल कह दो और लोगों को पैसे देने नॉट अगेन वो वाटर मीटर हर घर में नहीं, हर टाउन में होना चाहिए। हर वोट इसका पूरा प्लान बना हुआ है कि भाई कोई एक पूरा कमांड एंड कंट्रोल रूम हो वाटर बोर्ड में आज की दुनिया में, और बाकायदा सेंसर लगे होते हैं कि इस लाइन में कितना पानी, अगर कोई लीकेज होगी, कोई उसको टेम्पर करेगा और उससे पानी लीक करेगा तो आपका वो सिस्टम आपको इंडिकेट करेगा। अभी तो जो वो वॉलमैन के ऊपर सारा निज़ाम है। एक जिसको कहते हैं चूड़ी, एक चूड़ी के ऊपर ना उसको लाखों रुपए की रिश्वत मिलती, लाखों रुपए की। उसने एक चूड़ी कम खोली तो आपके लाखों गैलन पानी आपका जो है फर्क पड़ेगा। तो उधर कहीं पर उसने कहीं पे बेचना हो पानी, किसी इंडस्ट्री में देना हो, कोई उसके अजीब चक्कर हैं। तो वॉलमैन की जो पोस्टिंग है वो लाखों रुपए की रिश्वत के ऊपर वो पोस्टिंग पे जाता है। वॉलमैन सिर्फ वो पानी खोलने वाला, ये निज़ाम सबको पता है। हमारे ज़माने में बिल्कुल जो है वो फरागत हुई हुई थी, क्योंकि खड़े होते थे रातों में जाकर कि भाई कहाँ कितना कर नहीं सकता था, करेगा तो पिटता फिर वो। मेयर बन गए तो मुझे वॉलमैन ही लगा दें, कुछ मेरा फायदा ही नहीं। आप कर नहीं सकूंगा, आप नहीं कर सकेंगे, आप गलत टाइम पे वॉलमैन। किसी ने पूछा है कि आप बात करते हैं कि कराची को साफ रखना चाहिए, जब ओनरशिप हो तो साफ नहीं हो, बट हम PSP की भी वॉल चॉकिंग देखते हैं। हाँ, तो अभी देखो PSP तो अगर PSP की वॉल चॉकिंग नहीं होगी तो क्या शहर साफ हो जाएगा? जनरली वॉल चॉकिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आप एक दफ़ा मुझे मैंडेट दें, अपने हाथों से मैं साफ़ करूंगा, बिल्कुल ख़त्म। आप मुझे एक दफ़ा मैंडेट दें, मुझे ये शहर की निज़ामत दें, मुझे शहर का मैंडेट दें, मैं अपने हाथों से कुछ साफ़ करूंगा। फिर किसी को ना अपनी चॉकिंग करेंगे ना किसी और की चॉकिंग करने देंगे। आफिया सलाम, एक बड़ा नाम सिविल सोसाइटी में, वो पूछ रही है कि ये जो कॉर्नोकार्पस लगाए थे दरख्त, इसने शहर को बर्बाद कर दिया, ये क्यों लगाए थे? और क्या बर्बादी हुई है? बारिशें तो हो रही, पहले कहते हैं बारिश नहीं हो रही, और इतनी ज़्यादा तो बारिश हो रही है। पहले तो इल्ज़ाम लगाया, आर्टिकल देखे कि इससे बारिशें खत्म हो जाएंगी, अब एक बारिश रुकने का नाम ले रही। इत्तेफाक से कल ही मुझे कह रहा था कि मुस्तफा भाई, मैंने देखो मैं बैठ के पौधे नहीं सेलेक्ट कर रहा होता भाई, पूरा एक डिपार्टमेंट है, लेकिन मैं नहीं ओनरशिप ले रहा हूँ, मैं वो आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल, मेरा एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था, उसकी स्टडीज़ हैं। अब ये दोनों स्टडीज़ NED से स्टडी है इसके ऊपर कि भाई ये बेस्ट सूटेबल ये प्लांट है हमारी सॉइल के लिए, और इसमें न्यूजीलैंड में लगी हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया में लगी हुई हैं। तो इसकी प्रो कोरोना कापस के मैं आपको 10 आर्टिकल दिखा दूं, 10 आपको स्टडीज दिखा दूं। अच्छा, फिर ये कहा जाता था, अच्छा तबाही बर्बादी को तो एक्सप्लेन करें, क्या हुआ? कोई लोग मरना शुरू हो गए, इससे क्या हो रहा है? कोई लोग मरने लगे हैं, कोई ज़मीन खुश हो गई है, कोई सूरज नीचे आ गया, इससे इसने खींच लिया सूरज को ज़मीन। वो कहते थे जब ये इल्ज़ाम लगाते थे, कहते थे बारिशें नहीं होंगी।
अब मैं भी देख रहा हूँ कि बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही। तो डिजास्टर्स मानसून के आ रहे हैं, बट आई थिंक वाटर टेबल के लिए अच्छा नहीं मेरा ये वो नहीं है। एक जो सफेदे का जो दरख्त होता था, जो वाटर टेबल, ये वो नहीं है। लोग इसको मिक्स करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, ये भी मैं एक्सपर्ट्स के व्यूज़ और उनके डॉक्यूमेंट्स की बिना पर ये वाली बात कर रहा हूँ। तो कोरोना कार्पस के, प्रो कोरोना कार्पस के मेरे पास 10 स्टडीज़ मौजूद हैं, लोकल भी और इंटरनेशनली भी, जो ये इजाज़त देती हैं आपको कि भाई आप ये लगाएं। अच्छा भाई, मुझे तो हटे हुए 12 साल हो गए यार, अगर इतने तो हटा दो यार, हटा दो भाई। क्यों जो है वो मैंने को कमीशन लेकर थोड़ी लगाया इसको कि उसके ऊपर जो कोई आ जाएगा यार कोरोना कास ना काटो। और भाई हटा दो, इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? हटाओ, को नया पौधा लगाओ उसके ऊपर। अब्बास नासिर साहब आप भी जानते ही होंगे, हम सब जानते हैं, सीखते हैं उनसे। एनी प्लान्स टू यूनिफाई ऑल एमक्यूएम ब्रेकअवे फैक्शंस? हाँ, पीएसपी में आ जाए सारे। आप ले लेंगे? फारूक सत्तार कल फोन करें कि हम एमक्यूएम डिसॉल्व कर रहे हैं, पीएसपी ज्वाइन करना चाहते हैं। ले लेंगे। आप वसीम अख्तर को डीजी गार्बेज लगा देंगे? नहीं जो है वो हम तो हम बड़े लगते होंगे, हम इतने बुरे हैं नहीं। हमने तो जो है वो रिस्पेक्ट देना सीखी है, और अल्लाह का शुक्र है कि छोटी हरकतें नहीं करेंगे। सर, ये भी काफ़ी डिस्कस हुआ था कि जो कराची के मेयर्स हैं ये खुद लोकल टैक्सेस इंप्लीमेंट नहीं करते और फेडरल रेवेन्यू पर रिलाई करते हैं। डू यू फील लाइक कि अब ज़रूरत आ गई है कि गार्बेज कलेक्शन, वाटर, ये लोकल लेवल पे होना चाहिए? मेरे ज़माने में इसको इनिशिएटिव, लेकिन भाई आज के दौर में अगर आप लोकल टैक्सेस के ऊपर भी चले जाएंगे तो पहले तो आप कुछ करके नहीं दे रहे, उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। देखो, आप जब 3 साल काम करके दिखाओगे ना, तो जब चौथे साल आप लोगों से थोड़े से पैसे मांगोगे तो आपको लोग दे देंगे। लेकिन आप जो है वो हराम खाओ अगर 3 साल, और या पहले साल ही से आकर आपकी रेपुटेशन खराब हो और आप लोगों से पैसे मांगेंगे, तो कोई नहीं देगा पैसे आपको। वेरी सिंपल। लोगों ने पूछा हुआ है मर्डर ऑफ 92 पुलिस ऑफिसर्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर। ये मुझे भी नहीं पता ये इसकी क्या डिटेल्स हैं। पता नहीं क्या, पूछ लें, बता देंगे यार, हमने तो नहीं मारा किसी को। हाँ खैर, एंटी करप्शन के ये तो हम पूछ चुके हैं। किसी ने आफाक साहब के बारे में पूछा है कि एमक्यूएम जब स्प्लिट हुई हकीकी, तो फिर हमने देखा कि क्या हुआ। इस तरह की चीज़ें वापस तो नहीं होंगी? देखिए 6 साल हो गए, ये तो मैं कह रहा हूँ, 6 साल हो गए, एक पत्थर भी नहीं पड़ा किसी को। और आज अगर हम जब एमक्यूएम हकीकी बनी थी और एमक्यूएम में सवाल ही नहीं पैदा था कि आप अपने सामने भी चले जाएं, या तो आप मारेंगे या हम मारेंगे, इस तरह की बात थी। कोई शादी, कोई ब्याह, आज तो शादियों में, तकरीबों में, रोडों पे लोग मिलते हैं, तो हम तो टीटियाँ तो नहीं निकाल लेते फ़ौरन, नज़र आगे वही उसको, ऐसा तो नहीं कर रहे। ऐसे इसलिए कि हमने वो माहौल नहीं बनाया, हमने वो माहौल। हाँ, मैं इख्तलाफ करता हूँ और मेरी कोई ज़ाती लड़ाई किसी से नहीं है। इस इख्तलाफ को मैंने दुश्मनी में नहीं कन्वर्ट किया। इस इख्तलाफ पे मैंने जो है, हाँ मेरे साथी 8 साथी शहीद हुए हैं अब तक, वो मैंने तो किसी को नहीं मारा अब तक। सर वक्त ज़्यादा हो गया, अली भाई मुझे पीछे से मारना शुरू कर देंगे। फ्लोर आपका है, आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी देर बोलना चाहें, आप आधा घंटा बोलना चाहें, आप फिर बाद में अली से डील कर लीजिएगा। इफ़ यू आर इलेक्टेड मेयर, फ्यू टेंजिबल स्टेप्स अपार्ट फ्रॉम जैसे वो जो एक रेटरिक होता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, टेंजिबल स्टेप्स आते ही व्हाट डज़ योर फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट लुक लाइक? पानी ठीक होना है, और कैसे ठीक होना है? जो एग्जिस्टिंग पानी है उसको, जो उसकी चोरी ख़त्म करनी है, उसको लाइनों में देना है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडीबी के पैसे मिलते हैं, पिछला मेयर जो कहता था कि मेरे पास इख्तियार नहीं, वो खुद कह के गया कि मुझे 15 अरब रुपए मिले हैं डिस्ट्रिक्ट एडीबी। डिस्ट्रिक्ट एडीबी एक फंड है, 100 अरब का बजट कलेक्ट कुछ 15-20 किया था। नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडीबी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आपको हर क्वार्टर पे 3 महीने के बाद एक पैसे आते हैं, ठीक। वो डिस्ट्रिक्ट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कहती है हमने उनको 48 अरब रुपए दिए, मेयर कहता है ऑन रिकॉर्ड कि मुझे 15 अरब रुपए मिले, ठीक है। ये हर डिस्ट्रिक्ट एडीपी के पैसे तनख्वाहों में नहीं जा सकते, पेट्रोल में नहीं जा सकते, फर्नीचर ख़रीदने में नहीं जा सकते। डिस्ट्रिक्ट एडीपी की उसकी जो खदोखाल है, वो पैसा कैश उस वक्त होगा, चेक कैश उस वक्त होगा जब आप कोई डेवलपमेंट का काम करेंगे। नंबर 1, एक तो ये शर्त है। दूसरी बात, शर्त ये है कि आप 2 करोड़ से बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। 2 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ 1 रुपए का प्रोजेक्ट नहीं होगा, 2 करोड़ की लिमिट में प्रोजेक्ट। तो अगर मैं मेयर की बात मान लूँ, पिछले वाले मेयर जिसके पास जो कहता था मेरे पास इख्तियार नहीं, अगर उसकी ही बात मान लूँ, उसकी स्टेटमेंट, तो 15 अरब का मतलब है कि 750 प्रोजेक्ट्स 2-2 करोड़ के, 750, ठीक है। ये बोलना 750 2-2 करोड़ के प्रोजेक्ट हो ना, एक लाइन में भी लीकेज ना हो, ये मेंटेनेंस के पैसे सारे, एक भी पॉट होल ना, 750 आप गिनना शुरू करें शहर में तो आप गिन नहीं पाएंगे।
चल नहीं पाएंगे, दो दो करोड़ के, तो आपको पॉटहोल्स नहीं मिलेंगे आपको। तो जो लीकेजेस हैं उसको लीकेजेस को सही कर लूँगा मैं, पानी नहीं लाइन डालने की बात नहीं कर रहा। और ये हाइड्रेंट माफिया ये बंद होगा, और ये सारे बड़े कोई ठेले वाला, कोई गरीब पान वाला जाकर हाइड्रेंट नहीं चला रहा, सारे बड़े लोग हैं। और अल्लाह का शुक्र है, इनको डील हमने पहले भी किया, इनको दोबारा डील करेंगे। मैं डेफिनेटली मैं रेंजर्स के पास जाऊंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं मदद मांगूंगा इनसे कि मेरी मदद करो, और मैं किरदार के साथ, कैरेक्टर के साथ जाऊंगा, ये मेरी मदद करेंगे इस शहर के पास। तो नहीं हो सकता कि इन लोगों को नहीं पता या ये मिले हुए नहीं? देखें, आज अगर मिले हुए होंगे तो उनको लग रहा है कि भाई जो रोकने वाला है वो खुद खा रहा है, तो हम क्यों जो है वो खुदाई फौजदार बने। लेकिन अगर किसी को नजर आएगा, मुझे मेरा ईमान है इस वाली बात पे, मुझे हमेशा मदद मिली है, और पहले भी ज़माने में भी हर चीज़, इट वाज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, मैंने जिस चीज़ पे स्टेप उठाया मुझे उस पर मदद मिली अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि आपका अपना कैरेक्टर ठीक होना चाहिए। तो एक तो ये वाली बात। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ बिजली का निज़ाम, मेरे पास एक दफ़ा मैंडेट आया, ऑल्दो के आई हैव गॉट नो, आई मीन एज बीइंग अ मेयर समबडी वुड नॉट हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन के इलेक्ट्रिक, बट अगर आपके पास मैंडेट आ गया तो मैं वफाकी हुकूमत को हर हाल में इस पर मजबूर करना है कि के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को लिबरलाइज करें। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी प्रोडक्शन के लाइसेंस होने चाहिए। जिस तरह से आपके पास फ़ोन के लाइसेंसेज हैं, जब आपके पास फ़ोन के लाइसेंस नहीं थे, एक कंपनी थी, आपको इनकमिंग कॉल पे ही पैसे देने पड़ते, मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं ए का, बी का, सी का कार्ड खरीदूं और अपने मीटर में लगाऊं, उसको मुझे, अगर के इलेक्ट्रिक मुझे नहीं दे रही बिजली, मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। जब तक आप इसको लिबरलाइज नहीं करेंगे, ना तो सर्विसेज ठीक होंगी और ना इसके रेट नीचे जाएंगे। नंबर 2। नंबर 3 ये कि हमें इस शहर में हर हाल में इस शहर की हेल्थ और एजुकेशन को उठाना है। हेल्थ और इसमें इतनी करप्शन है, इतनी करप्शन, सबसे ज़्यादा हेल्थ जो प्राइमरी हेल्थ, मेयर के पास राइट, जी प्राइमरी एजुकेशन है ना मेयर के पास, 3,500 स्कूल है ना शहर के अंदर जो कि प्राइमरी एजुकेशन के अंदर आती है। तो ये जो हमने पहले भी इसको रिवैम्प किया था, मॉडल स्कूल बनाए थे, उसके लिए मैंने क्या किया था हेल्थ एजुकेशन में कि मैंने प्राइवेट सेक्टर के लोगों की कमेटी बनाई थी, हेल्थ कमेटी और एजुकेशन कमेटी, क्यों, और वो इन्फ्लुएंशियल लोग थे और वॉलंटियर थे और इस शहर का दर्द रखते थे और उनको ये काम आता था। क्योंकि जो सरकारी अफसर है वो तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, अगर उसी को आप ठीक करने बोलेंगे वो तो ठीक नहीं कर सकता, वो तो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हो नहीं सकता। तो हमारे पास ये तजुर्बा पहले से मौजूद है, ये हमने करके दिखा। ये अब्बासी रिवैम्प हुआ, ये KHD रिवैम्प हुआ, ये नए अस्पताल बने, कैसे बने, ये मॉडल स्कूल्स कैसे बने, ये इन लोगों ने बनाए थे, जो मेरी कमेटी थी, और उनको मैंने फुल अथॉरिटी दे रखी थी। ये वाला काम मैंने दोबारा करना है। तो ये जो आपने अगर मुझसे 4-5 चीज़ें पूछेंगे, और मेंटेनेंस का काम होगा, सड़कों की मेंटेनेंस का काम होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उठेगा, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस की 6 जगह मैं एलोकेट करके गया था मास्टर प्लान पे। GTS बनना है, हर हाल में GTS बनना है, कम से कम 6 नहीं तो 3 तो बनना शुरू होंगे, क्योंकि आज का डिस्टेंस गार्बेज उठाने से लेकर सॉलिड लैंडफिल साइट का 6 घंटों का है, इसको 15 मिनट पे आना है, 15 मिनट पे, और 6 गार्बेज GTS दुनिया भर में बड़े शहरों में जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन होते हैं वहाँ पर जाकर आप सेग्रीगेशन होती है, पहले वहाँ पर 15 मिनट का फासला होता है। ये सब चीज़ें मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है, उन चीज़ों को एक्टिवेट करना है, और इंशाअल्लाह ताला शहर आपको पहली रात से इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपको ओनरशिप नजर आना शुरू हो जाएगी। लगेगा कि हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन कोई खड़ा है प्रॉब्लम के ऊपर, ये नहीं लगेगा कि नहीं भाई लोग मर रहे हैं, नालों में गिर रहे हैं, कोई बयान दे रहा है, कोई नहीं। आपको पहली रात से कोई आपके घर के बाहर चौकीदारी करता हुआ आपकी सुबह को बेहतर बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ ही बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि पहली रात में आपका सारा मसला हल हो जाएगा, नहीं कह रहा मैं, या पहले दिन हो जाएगा, लेकिन आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। और अगर नहीं आया तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की ये जो सारी बातें हैं ये ऑन रिकॉर्ड है, नहीं आया तो मैं यहाँ पे आपके पास आके रिज़ाइन करके जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल जो है वो के अंदर इतना टेम्परामेंट नहीं है कि इतने दिनों तक झूठ बोलें बैठकर, नहीं है मेरे अंदर, मेरा DNA नहीं है। मैं अगर नहीं कर सका, मुझे नहीं करने दिया खुदा न खास्ता, मेरे को नहीं हो रहा कुछ, मुस्तफ़ा कमाल को सेकंड नहीं लगते, सेकंड नहीं लगेंगे इसको छोड़ने के लिए। मैं क्यों बुरा बनूंगा फिर, मैं लोगों, मैं नाकाम हो गया, जिसको देना है वोट दे दो, जिसको बनाना बनाना। मैं अब इसको इन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल नहीं बैठा रह जाएगा, खुदा हाफिज़ कहेंगे चले जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा वक्त नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला यहाँ तक हमें लेकर आया है तो उसने हमारे हाथ से काम कराना है इंशाअल्लाह ताला। और हो सकती है, मुझे नज़र आता है कि इस रिसोर्सेज में भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और जब आप ईमानदारी से अपनी चोरी नहीं करेंगे और इन रिसोर्सेज को ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप नए हुकूक के लिए किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कराची वालों को ये हुकूक मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, मुश्किल सवालों का भी जवाब दिया, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर, खुदा हाफिज़।